हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंगवाल सर्स ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। और इस बार हम लोग डिस्कस करने को आ रहे हैं टेस्ट नंबर 8, जो मेनली जो है एसएससी, सीजीएल मेंस और आपके सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी 4 ऑप्शंस वाले जितने एग्जामिनेशंस होते हैं उनको स्पेसिफिकली टारगेट करके बनाया गया है। और वैसे इसको सभी देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, बैंकिंग वालों को भी इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा, हर एक के लिए हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों, टाइम वेस्ट न करते हुए। उम्मीद करता हूँ आपने टेस्ट को अच्छी तरह से किया होगा, एनालिसिस भी कर ली होगी। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है वो लिखा है मैथमेटिक्स। ठीक, आप वहाँ क्वेश्चन देखते रहिएगा, 1 to 50 के ही ऑर्डर में चलूँगा। ठीक है, लिखा है साथियों कि मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक, क्वेश्चन 1 पे ध्यान दीजिए। मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री आर मोर ईजियर देन। मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना बेकार है। ठीक, आपने कैच ही कर लिया होगा कि मोर ईजियर देन जो है वो गलत हो जाएगा। डबल यहाँ पे डबल कंपैरेटिव लग गया है। जब ईजियर देन लिख ही दिया गया है तो मोर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, मैं लिखता जाऊँगा, आपको रूल क्या क्या है बस गलती वो लिखता जाऊँगा। मोर ईजियर देन, ठीक, ये गलत हो गया। जब आपने ईजियर लिखा ही है, ईजियर में ई आर लगकर ये ईजी की कंपैरेटिव डिग्री हो गई है। ठीक है, ठीक है, ईजियर देन कंपैरेटिव डिग्री हो सकता है, हो चुका है, तो फिर इसमें मोर लगने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि फिर ये रूल रहता है डबल कंपैरेटिव। ठीक, क्या हो गया, ये भी कंपैरेटिव डिग्री हो गई और ये भी कंपैरेटिव डिग्री हो गई, तो ये हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग डबल कंपैरेटिव रूल। ठीक, जो साफ साफ कहता है भैया कि जब एक ई आर और ई एस टी लगकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन चुकी है तो फिर उस क्वेश्चन में हम लोग, ठीक, मोर और मोस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब आपने ई आर और ई एस टी लगाकर जिस वर्ड की कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बन सकती है उसमें मोर और मोस्ट यूज़ नहीं करते हैं। जिनमें कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बन सकता है उनमें मोर और मोस्ट लगाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसका ये था, है ना, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, उनको बता देता हूँ मैं। ठीक, ये ई आर और ई एस टी लगकर इसकी कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव डिग्री बन गई। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, है ना, क्या एडजेक्टिव। ये सब क्या होते हैं, ये सब एडजेक्टिव होते हैं। एक एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। पॉजिटिव डिग्री फर्स्ट डिग्री होती है, फिर 2 में कंपेयर तो कंपेरेटिव डिग्री, और 2 से ज़्यादा में कंपेयर तो सुपरलेटिव डिग्री। ये आपको जानते होंगे, शॉर्ट बता रहा हूँ। तो जिनमें ई आर और ई एस टी लगाकर हम लोग कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं उनमें मोर और मोस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ई आर और ई एस टी लगाकर कंपेरेटिव सुपरलेटिव बना दिया। जिनमें ई आर और ई एस टी नहीं लगता है, लंबे वर्ड्स, ठीक, जैसे ब्यूटीफुल। ठीक, अब इसका ब्यूटीफुलर नहीं होता है, ठीक, तो क्या कर देते हैं इसका मोर ब्यूटीफुल। ठीक, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगी, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो जहां कंपैरेटिव सुपरलेटिव ई आर और ई एस टी लगाकर नहीं बनता है वहां मोर और मोस्ट का प्रयोग कर दिया जाता है कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने के लिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्या था। ठीक, जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देंगे। लिखा है मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री आर मोर और ईजियर, मोर हट गया, ईजियर देन फिजिक्स एंड बायोलॉजी। ये दोनों सब्जेक्ट फिजिक्स और बायोलॉजी के मुकाबले में ज़्यादा आसान होते हैं। नंबर 2, जयपुर इज़ फर्दर फ्रॉम पटना देन चंडीगढ़। ठीक, यहाँ पे आपको एक छोटा सा डिफरेंस बता दूँ, बस क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, डिटेल में नहीं आऊँगा, जो आता है क्वेश्चन उसी पे कॉन्सेंट्रेट करूँगा। 2 वर्ड होते हैं, देखिए, ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स में आते हैं। ये आप अगर मेरे वीडियोस बराबर देखते होंगे तो ये शायद अभी तक आ चुका है। कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की मैंने एक 6 या 7 वीडियोस की सीरीज़ बनाई है, जिसमें शायद 4 या 5 आ चुके हैं, अभी भी 1-2 उसमें आने हैं। ठीक, जो मैं बना रहा हूँ या बना दिए हैं। ठीक,
सारे कंफ्यूजन वर्ड्स को एक साथ अगर सीरीज बना देंगे तो उसमें सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स खत्म हो जाएंगे। उसमें एक सीरीज में ये भी है। फार देखिए लगा हुआ, फार का मतलब होता है दूर, ठीक, और इसमें फर्दर, इसमें फार नहीं आ रहा है, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं डिस्टेंस के लिए, ठीक, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक, और ज़्यादा के लिए, और ज़्यादा, ठीक। ये हो गया मोर डिस्टेंस और ये हो गया मोर, लेकिन जिसका डिस्टेंस से कोई सेंस ना हो, ठीक, ठीक है। ठीक, जल्दी से देख लेते हैं दोनों क्वेश्चंस को, टाइम वेस्ट ना करते हुए। एक्चुअली टेस्ट चल रहा है तो उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट कम से कम बताते हैं और शॉर्टकट्स और ट्रिक्स और फटाफट चीज़ें ज़्यादा बताते हैं, जल्दी जल्दी आप सीख लें, ठीक। दिल्ली इज़ फार्दर देन पुणे फ्रॉम मुंबई। दिल्ली जो है वो ज़्यादा दूर है, ठीक, दूर है पुणे से, पुणे के मुकाबले में मुंबई से, ठीक। तो ये डिस्टेंस का सेंस आ गया है, ठीक। जहाँ डिस्टेंस का सेंस आ रहा है दूर के लिए, वहाँ हम लोग फार्दर यूज़ करते हैं। जहाँ डिस्टेंस का सेंस, ये लिखा देखिए, अनिल वॉन्ट्स टू स्टडी, अनिल पढ़ना चाहता है, फर्दर और ज़्यादा, मोर, ठीक। तो ये सेंस आ गया आपका दूरी का, और ये सेंस आ गया और ज़्यादा का, ठीक। ये डिफरेंस होता है फार्दर और फर्दर। लौट के आते हैं अपने क्वेश्चन पे साथियों। लिखा है, अब यहाँ पे क्लियर कट है कि यहाँ पे दूरी वाला आ रहा है। जयपुर इज़ फर्दर फ्रॉम पटना देन चंडीगढ़, बिल्कुल ही गलत हो गया, तो इसको होना चाहिए जयपुर इज़ फार्दर, ठीक, ज़्यादा दूर है फ्रॉम पटना देन चंडीगढ़। आंसर आ गया आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, राहुल वॉज द रिचेस्ट ऑफ द 2 पर्सन्स। भैया 2 लोग थे तो रिचेस्ट कैसे हो सकता है? आंसर बिल्कुल सिंपल है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक। बार बार आप कह रहे होंगे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल सही बात है, ठीक। जिस क्वेश्चन पे टाइम देना होगा उस पर ही टाइम देंगे, जिस कॉन्सेप्ट पे टाइम देना होगा। राहुल वॉज, तो ये क्योंकि 2 पर्सन्स लिखा है तो ये हो जाएगा राहुल वॉज, हाँ, यहाँ पे आपको एक रूल बताना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक रूल बता देता हूँ, ठीक, इसी से रिलेटेड, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट रूल आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए, इसी क्वेश्चन को साक्षी रखकर साथियों, लगभग इसी क्वेश्चन को साक्षी रखकर मैंने आपके लिए 2 सेंटेंस तैयार किए हैं। अनिल इज रिचर देन सुनील, ठीक, कंपेयर कर रहा है, ये आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। कंपेरेटिव डिग्री लग रही है एडजेक्टिव की, अभी अभी हमने पढ़ा है, तो रिचर लगा है तो देन लग गया है। अनिल सुनील से ज़्यादा अमीर है, ठीक। और दूसरे वाले पे ध्यान दीजिएगा, एक 2 तरह से कंपेयर किया जाता है, एक देन लगा के और कभी कभी ऑफ द 2 लगा के, ठीक। तो यहाँ लिखा है ऑफ द 2, रिचर, रिचर यहाँ भी आ रहा है साथियों और रिचर यहाँ भी आ रहा है। यहाँ रिचर के बाद के देन लगा है, ये आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और ये लिखा है रिचर ऑफ द 2 फ्रेंड्स। तो जब रिचर के बाद में देन के बजाय ऑफ लिखा हो तो याद रखिएगा कंपेरेटिव से पहले द लगना अनिवार्य हो जाता है, ठीक। तो ये रूल ये हो जाता है द प्लस कंपेरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द 2, बस ऐसे ही लिखूंगा, बाकी आप समझ जाएंगे, ठीक है, ठीक। जब कंपेरेटिव डिग्री के बाद में ऑफ द 2 लिखा हो तो कंपेरेटिव से पहले द लग जाता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन पे लौट के आते हैं, इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा। राहुल वॉज द रिचेस्ट ऑफ द 2, ऑफ द 2 को अंडरलाइन करो, ठीक। ऑफ द 2 को अंडरलाइन कर दिया दादा तो रिचेस्ट के बजाय रिचर हो जाएगा, उसके पहले द ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये हो गया राहुल वॉज द रिचर ऑफ द 2 पर्सन्स। राहुल उन दोनों व्यक्तियों में ज़्यादा अमीर था। क्वेश्चन नंबर 4, रितिका गेव हर फ्रेंड नो मनी नॉर शी डिड हेल्प हर इन एनी वे। ओ, ठीक। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट रूल आ गया, देखिए इंपॉर्टेंट रूल आते आ रहे हैं साथियों,
और इस बार नीचे लिख देता हूँ इसी के, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 का रूल है ये, ठीक। और वो तो खैर बाद में करेंगे, पहले रूल देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है। रूल ये है कि ठीक है, मैं लिख देता हूँ, चलो अच्छा लिखिए देता हूँ, इन द सेकेंड। ये केवल नॉर का ही रूल बता रहा हूँ मैं, हैज़ नॉर, तो इसका फॉर्मेट हो जाता है, ठीक। या यही लिख देता हूँ, देन वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट, यानी ये हो जाता है नॉर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। मैं आपको ओरली बताया तो फिर आप इसको पढ़ लेना। इस पे लिखा है कि नॉर हम लोग सेकंड नेगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं, यानी नॉर हम लोग तब लगाते हैं और ना ही, नॉर का मतलब होता है और ना ही अनिल गया था, ठीक। यानी उसके पहले ऑलरेडी कोई जा चुका था, तो ये सेकंड नेगेटिव सेंटेंस होता है। और सेकंड नेगेटिव सेंटेंस अगर नॉर से शुरू हो रहा है, मतलब उसमें अगर नॉर आ रहा है, तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट का रूल फॉलो करता है, नॉर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक। जैसे एक छोटा सेंटेंस मैं आपको बता देता हूं। बस देखिए, अनिल डिडंट गो टू स्कूल, पहला नोट आ गया एक, ठीक। ये पहला नोट सेंटेंस आ गया, अनिल सब्जेक्ट, डिडंट गो टू स्कूल प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट आ गया, फिर नॉर लग गया, और फिर डिड आ गया वर्ब, और फिर सुनील आ गया सब्जेक्ट, ठीक। सेकंड नेगेटिव, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। जैसे सेकंड नेगेटिव सेंटेंस आ गया, उसमें नॉर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट का रूल फॉलो करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, बस जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं साथी। रितिका गेव हर फ्रेंड नो मनी, नो मनी को अंडरलाइन करो, ठीक। तो यानी पहला सेंटेंस नेगेटिव हो चुका है, और फिर नॉर को अंडरलाइन करिए, फिर नॉर लग गया है तो क्लियर है, अब जो है वो पहले वर्ब और फिर सब्जेक्ट आना चाहिए था, और यहाँ उल्टा हो गया, नॉर शी डिड हेल्प, नॉर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया, शी के नीचे लिखो सब्जेक्ट और डिड के नीचे लिखिए वर्ब, ये गलती हो गई। इसको होना चाहिए था नॉर डिड शी हेल्प हर इन एनी वे, और नहीं उसने उसकी कोई मदद की किसी भी तरीके से, ठीक। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्लियर हो गया? दोबारा फिर से पढ़ लीजिएगा एक बार, अगर क्लियर नहीं हुआ अच्छी तरह से, मैंने रूल क्लियर कर दिया आपको। तो नॉर शी डिड की बजाय नॉर डिड शी, नॉर प्लस डिड वर्ब यानी और शी सब्जेक्ट, डिड पहले आ जाएगा, शी बाद में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। लो इंटरेस्ट रेट्स सब्जेक्ट है हमारा, सारा खेला सब्जेक्ट वर्ब का होता है लाले, ठीक। ये जिंदगी के खेले, ये जिंदगी के खेले, तो ये टेस्ट के खेले दुनिया में कम ना होंगे, ठीक। अफसोस सब्जेक्ट वर्ब, ठीक, साथ साथ रहेंगे हमेशा, ठीक है, याद रखिएगा। तो लो इंटरेस्ट रेट्स आर टेम्पटिंग, टेम्प्ट का मतलब आकर्षित, लुभाना, लुभाना, ठीक, लुभा रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कह रहा है, लो इंटरेस्ट रेट, कम ब्याज की दर लुभा रही है मैनी कस्टमर्स, मैनी के बाद में प्लूरल लाऊं, सब लिखते जाओ, जो चीज़ मिलती है लिखते हैं, ठीक। ये लुभा रहे हैं मैनी कस्टमर्स को, कई कस्टमर्स को, किस चीज़ के लिए, इन्फिनेटिव आ गया, टू टेक, ना नेनी, लेने, लेने को लुभा रही है, क्या लेने को, वो आगे लिखा होगा, देखिए ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, टेकिंग ऑन, टेक ऑन, ठीक। टू मच डेट, टू का मतलब बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, और मच का मतलब ज़्यादा ही ज़्यादा, और टू का मतलब कुछ ज़्यादा ही उधार, अच्छा। ये टेक ऑन को बाद में देखते हैं, पहले मीनिंग देखते हैं जल्दी से। कम ब्याज दरें लुभा रही हैं बहुत कस्टमर्स को, मैनी कस्टमर्स को, कि वो बहुत ज़्यादा कर्ज लेने के लिए लुभा रही हैं, यानी लोग इससे कुछ ज़्यादा ही कर्ज ले रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, ठीक है। गलती होगी साहब, टेक ऑन, देखिए टेक ऑन जो है वो थोड़ा नेगेटिव सेंस में आ जाता है साथियों, टेक ऑन का नेगेटिव ही मीनिंग होता है, गुस्सा हो जाना, ठीक।
जल्दी से लिख देंगे, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, केवल टेक ऑन ही लूँगा क्योंकि ग्रामर चल रही ना। टेक ऑन का मतलब जाता अपसेट, गुस्सा होना, गुस्सा करना, टेक ऑन। और दूसरा टेक ऑन का मतलब हो गया टकराना, टकराना, ठीक, आपस में भिड़ना, ठीक, यानी फाइट, ठीक। इंडिया टेक्स ऑन ऑस्ट्रेलिया, ठीक। टुडे इन क्रिकेट है ना, इन 2020, ठीक। 2020 के मैच में आज भारत टेक्स ऑन ऑस्ट्रेलिया, आज भारत का टकराव है ऑस्ट्रेलिया से, आज भारत ऑस्ट्रेलिया से टकराएगा, ठीक। तो टेक ऑन की ये मतलब हो गए। तो यहाँ पे न टकराने की बात हो रही है और न ही गुस्सा होने की बात हो रही है, ये ऑन ज़बरदस्ती लगा हुआ है, ये फ्रेजल वर्ब होता है, ठीक है। ये टेक ऑन क्या होता है, वर्ब और एडजेक्टिव आ रहा है तो ये क्या हो जाता है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक। तो इसमें कोई मतलब ही नहीं हुआ कि हम इसमें टेक ऑन लगाएंगे, इस पर एक्चुअली कुछ लगेगा ही नहीं, टेक रहेगा, लेते हैं लोन, उधार लेते हैं। टेक ऑन लगने से वो दूसरा मीनिंग ले लेता है, गुस्सा हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ऑन हट जाएगा साथियों और आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 3, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स को फिल इन द ब्लैंक्स की तरह करेंगे साथियों। आई बॉट अ न्यू टीवी लास्ट मंथ, पिछले महीने मैंने एक नया टीवी लिया है, बट को अंडरलाइन किया जाए, लेकिन अब क्लियर है कि जो दूसरी बात है वो रिवर्स होगी, क्योंकि बट क्या करता है, दो रिवर्स ऑपोजिट सेंटेंसेस को लिंक करेगा। पहले सेंटेंस में कह रहा मैं एक टीवी लिया लेकिन, अब उसके बाद में अब कुछ नेगेटिव आएगा, या तो वो खराब हो गया होगा, ठीक, या कुछ और होगा, देखते हैं। बट आई डैश माई ओल्ड टीवी यट, यट का मतलब पास्ट में भी प्रेजेंट, अभी तक लिखो, अभी तक, यहाँ जिस सेंस में आ रहा है। यट दो होते ना, एक अभी तक वाला यट होता है और एक फिर भी वाला होता है जो दो सेंटेंस को लिंक करता है। यहाँ तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये यट लास्ट में आ गया है, तो ये जनरली ये लास्ट में आता है, और ठीक, और केवल इतना बोलता है कि अभी तक, ठीक। और चलो खैर पूरा रूल ही बता देता हूँ, ठीक है, पूरा रूल लिख के बता देता हूँ साथियों। तो साथियों यट दो प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने बोला, एक यट का मतलब होता है अभी तक और एक यट का मतलब होता है फिर भी, ठीक। अभी तक में कंडीशंस ये होती हैं कि इनमें हैव हैज़ लगता है, जनरली हैव हैज़ लगता है, सेंटेंस नेगेटिव होता है और फिर लास्ट में यट लग जाता है, ठीक। एग्जाम्पल मैंने आपके लिए इसीलिए दिया हुआ है, ही हैज़ नॉट गॉन यट, वो नहीं गया है अभी तक, वो अब तक नहीं गया। देखिए हैव हैज़ भी आ रहा है, नॉट भी आ रहा है और लास्ट में यट लग गया, ठीक, ठीक है, ये हो गया। बाकी आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। फिर भी दूसरा यट होता है, फिर भी यह एक कंजंक्शन होता है जो इस बार दो सेंटेंस को लिंक करता है। ये सिंगल सेंटेंस होता है और ये दो सेंटेंस को लिंक करता है, और ख़ास बात एक सेंटेंस प्लस और एक सेंटेंस माइनस होता है। एग्जाम्पल दिया, अनिल सेड ही वुड नॉट कम, अनिल ने कहा था कि वो नहीं आएगा, बट यट ही केम, फिर भी ही केम, फिर भी वो आ गया था। नॉट कम माइनस केम प्लस, ठीक। तो ये दो यट होते हैं, ठीक है। आइए अपने क्वेश्चन पर लौट के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं हम लोग। हाँ, अब देखिए सीधा सीधा, आई ब्रॉट अ न्यू टीवी लास्ट मंथ, मैंने एक नया टीवी खरीद लिया था पिछले महीने। यहाँ ऑलरेडी बट लगा हुआ है, बट और यट लगभग सिनोनिम्स होते हैं, ठीक। बट और यट ये वाले फिर भी वाले लगभग सिनोनिम्स होते हैं, तो यहाँ ऑलरेडी बट आ गया, उसको अंडरलाइन कर दो। जब बट आ गया है तो दोबारा फिर वही वाला यट कैसे आ सकता है रिवर्स करने के लिए, ठीक। तो ये तो मतलब ही नहीं, इसका मतलब अगर यट यहाँ पे आ रहा है, उस यट को भी अंडरलाइन कर दो जो लास्ट पे लिखा है, तो क्लियर है वो कौन सा यट होगा, अभी तक वाला, ठीक। तो और यट अगर अभी तक वाला है तो एक नॉट आएगा और हैव हैज़ आ रहा होगा। आइए देख लेते हैं। बट आई के साथ में दादा 1 तो कट गया, 3 भी कट गया, 4 भी कट गया, तीनों गए शॉर्टकट में, अगर आपको रूल पता है चेक करो, ठीक। यट के नीचे फिर अभी तक लिख दिया, यट के नीचे अभी तक लिख दीजिए तो क्लियर है। आई के नीचे सब्जेक्ट लिख दीजिए, जो बट के बाद में आई है वो सब्जेक्ट हो गया, तो जाहिर सी बात है क्या चाहिए हमको, आई के हिसाब से हैव नॉट, दो हैव नॉट चाहिए हमको, दो वर्ड चाहिए हमको, हैव नॉट, बट आई हैव नॉट सोल्ड, आंसर नंबर 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। नंबर 7, अच्छा सॉरी, उसके आगे एक सो भी लगा हुआ है, सो का मतलब जाता है इसीलिए, देयरफॉर,
इसीलिए अब आगे देखते हैं क्या क्या। इसीलिए एट प्रेजेंट आई हैव 2 टीवीज, इसीलिए वर्तमान में मेरे पास 2 टीवी। पहले वाली बात कन्फर्म हो जाती है, ठीक, क्लियर है। अब अभी भी मेरे पास में 2 टीवी हैं, मतलब मैंने एक पिछले महीने मैंने पुराना टीवी लिया था, लेकिन मैंने अभी तक अपना पुराना टीवी नया टीवी लिया था, लेकिन मैंने अभी तक अपना पुराना टीवी नहीं बेचा है, सॉरी। इसीलिए एट प्रेजेंट वर्तमान में आई हैव 2 टीवीज, ठीक, 2 टीवी हो गए हैं। पीयूष प्लेज वॉलीबॉल डैश एन एक्सपीरियंस प्लेयर पर्सन। अच्छा, तो पीयूष वॉलीबॉल खेलता है एक अनुभवी व्यक्ति के जैसे, ये कहना चाह रहा हूँ शायद, के जैसे, ठीक। तो पीयूष प्लेज वॉलीबॉल एज दो, जैसे कि, ठीक, लिख दीजिए जैसे कि, ठीक है। इसको मैं ओरली लिख दीजिए क्योंकि एज दो, ठीक, जैसे कि, एज इफ, जैसे कि, दोनों का मीनिंग सेम होता है। एज ऑफ, इसकी मैं डिटेल में नहीं आऊँगा, ये 99.9%, 0.99%, 0.0001% आता होगा, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं टाइम वेस्ट करने से। वैसे इसका मतलब होता है इस समय, ठीक, बस इतना आप लिख सकते हैं, मैं डिटेल में नहीं आऊँगा। और एज का मतलब है जैसा, जैसे कि भी कह सकते हैं। तो भाई साहब मुआफ़ करिएगा, इसका आंसर 1, 2 और 4 तीनों हो सकते हैं। 1, 2 और 4, जैसे कि वो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो। लेकिन साहब अब आपको एक बात बता दूंगा, ठीक, 2 और इफ दोनों को अंडरलाइन कर दीजिए। 2 भी 2 कंप्लीट सेंटेंस को लिंक करता है, यानी हमको 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब चाहिए सेंटेंस में। और एज इफ आएगा, वहाँ भी हमको डबल सब्जेक्ट डबल वर्ब चाहिए होगा। अब जरा, और एज, जो एज लाइक वाला आ रहा है, यू आर एज माई ब्रदर, तुम मेरे भाई जैसे हो, जैसे के जैसे, ठीक, जैसे कि, ठीक, जैसे कि मेरे भाई हो। अब ज़रा देखते हैं साथियों कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्या तो अगर हम एज 2 लगा, पीयूष हो गया हमारा सब्जेक्ट, प्लेज हो गया हमारा वर्ब, वॉलीबॉल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अगर हम लोग एज 2 लगाते हैं तो उसके बाद में सिर्फ एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक नाउन आ रहा है, वर्ब नहीं आ रहा है, जबकि हमको चाहिए डबल सब्जेक्ट डबल वर्ब। 2 अगर आ रहा है वो तो 2 कंप्लीट सेंटेंस को लिंक करेगा, इसलिए पहला कट गया, उसी बेसिस पे सेकंड कट गया, थर्ड ऑलरेडी कट चुका है, इस समय का कोई सेंस नहीं हुआ। और एज के लिए डबल सब्जेक्ट डबल वर्ब होना आवश्यक नहीं है, ठीक। एज को तो हम लोग ऐसे ही यूज़ कर लेते थे। यही सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में, ठीक, फटाफट में लिख लेता हूँ, समय बर्बाद नहीं करता हूँ। तो साथियों देखिए, 2 सेंटेंस मैंने आपके सामने इसलिए लिख दिए फटाफट में, टाइम वेस्ट ना हो। मैंने लिखा ही टॉक्ड विद मी, उसने मुझसे बात की थी, एज दो, जैसे कि, एज इफ, जैसे कि, आई वॉज हिज ब्रदर, मैं उसका भाई हूँ, उसने मुझसे ऐसे बात की थी जैसे मैं उसका भाई हूँ, ठीक। ये आ गया, ही हो गया सब्जेक्ट 1, टॉक्ड हो गया वर्ब, आई हो गया सब्जेक्ट नंबर 2, और वॉज हो गया, ठीक, वर्ब, ठीक। डबल सब्जेक्ट डबल, उनके अपने अपने वर्ब, ठीक, 2 कंप्लीट सेंटेंस को लिख दो। ही टॉक्ड विद मी, सेम चीज़, ही टॉक्ड विद मी एज माई ब्रदर, जैसे, ठीक। ही टॉक्ड विद मी, उसने मेरे साथ बात की थी एज माई ब्रदर, जैसे कि मेरा भाई, या जैसे मेरा भाई करता है, या दोनों सेंस में आ सकता है, जैसे, ठीक, जैसे कि, जैसे मेरा भाई करता है, ठीक। तो जो भी होगा, एज के बाद में देखिए क्या आया इस बार, सिर्फ माई ब्रदर एक नाउन आया। इसको हम लोग सब्जेक्ट तब मानेंगे जब इसका एक वर्ब होगा। वह नाउन सब्जेक्ट होता है जिसका एक वर्ब होता है, ठीक है। तो इसका कोई वर्ब भी नहीं आया, तो ये क्लियर है कि यहाँ पे ये दोनों एज कंजंक्शन आ रहे थे, और ये क्या बनेगा क्या नहीं, कॉम्प्लीमेंट टू द ऑब्जेक्ट है या क्या है, वो एक अलग विषय है, टेक्निकल जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एज अगर जैसे वाला आ जाएगा तो उसके बाद में, ठीक, दूसरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, ठीक, डबल सब्जेक्ट डबल वर्ब नहीं होगा। और यहाँ यही हो रहा साथियों। अगर इसी सेंटेंस को देखिए, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, अगर इसी सेंटेंस को हम लोग एज इफ से बनाना हो, क्वेश्चन नंबर 7 को, तो क्या होता, पीयूष प्लेज वॉलीबॉल, ठीक, एज इफ ही वॉज या ही इज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जैसे कि वह एक अनुभवी व्यक्ति हो। तब ये एज इफ यहाँ लग सकता था, या एज दो लग सकता था, ठीक, लेकिन वो नहीं है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इसलिए आंसर नंबर 4 लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आए थे साथियों, समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है, 24 मिनट हो गए। वन शुड ग्रैपल, ठीक, ग्रैपल का मतलब आता है जकड़ना, पकड़ना, झगड़ा करना, ठीक, लड़ना और संघर्ष करना, स्ट्रगल।
वन शुड ग्रैपल विथ। अब ये ग्रैपल के साथ में हमेशा विधि आता है, इसलिए आप इसको लिख दीजिए, मैं यहाँ नहीं लिखूंगा क्योंकि एक ही वर्ड है, टाइम वेस्ट होगा। वन शुड ग्रैपल विद ऑल द डेंजर्स, यानी वन किसी को भी लड़ना चाहिए, शुड का मतलब चाहिए, सभी को भी लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, विद ऑल द डेंजर्स, सभी खतरों के साथ हमको लड़ना चाहिए, भिड़ना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं साथियों। तो आंसर आ गया आंसर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये रूल आपको कई बार बताया जा चुका है, एक बार फिर मैं लिख के बता दूंगा। स्केर्सली हैड रमेश गॉन देयर डैश ही मेट हिज फादर। क्या आ जाएगा? क्लियर है, आंसर नंबर 3। ये आपको रूल याद ही होगा, नहीं याद तो मैं शॉर्ट में बस लिख दे रहा हूँ भैया। ठीक, और रूल क्या है? 3 वर्ड कौन कौन से हैं वो? हार्डली, स्केर्सली और बेयरली। ठीक, ये 3 वर्ड है, प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, और सेकंड पार्ट में आ जाता है व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यानी पहले वाले में वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है, हैड पहले आता है और फिर सब्जेक्ट आता है, और दूसरे वाले में व्हेन के बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाता है। ठीक, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, तीनों वर्ड, तीनों में से कोई भी एक लग सकता है, प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट। ठीक, फिर बचा हुआ पार्ट आ जाएगा सेंटेंस का, और फिर सेकंड पार्ट शुरू होगा इसका किससे? व्हेन, व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, व्हेन के बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाएगा। आइए जल्दी से देख लेते हैं। तो लिखा है हार्ड, स्केर्सली, हैड, देखिए स्केर्सली आ गया, मैंने कहा था आपसे, हैड को अंडरलाइन कर देंगे, रमेश सब्जेक्ट आ गया, गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, और मतलब क्या आता है? बस जरा सा। स्केर्सली हैड रमेश गॉन देयर, बस रमेश वहाँ गया ही था। बस रमेश वहाँ गया ही था। ठीक, ठीक है, और फिर आगे लिखा है। ठीक, तो क्लियर है भैया कि दूसरा सेकंड पार्ट व्हेन से शुरू होगा, तो आंसर 3 आएगा। व्हेन ही हो गया सब्जेक्ट नंबर 2, और मेट हो गया वर्ब नंबर 2। व्हेन ही मेट हिज फादर, जब वह अपने पिता से मिला था। इसकी हिंदी हो गई, रमेश बस वहाँ गया ही था कि उसको उसके पिता मिल गए, या तभी वैसे ही वो अपने पिताजी से मिल गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन से हमारा सब्जेक्ट। ठीक, और उसके बाद में वर्ब आ जाएगा भैया। पॉपुलर इन इंडिया इन द लास्ट 5 ईयर्स। ओ, लास्ट 5 ईयर्स को अंडरलाइन करो, यानी ये बात हो गई 2015 से 20 की। सपोज आज की बात करें 15 से 20, यानी 15 हो गया पास्ट और 20 हो गया प्रेजेंट। तो मैंने आपको बताया है, नहीं बताया तो अब बता रहा हूँ। ठीक, और वो रूल क्या है भैया? रूल ये है, मैं इसको क्लास में हमेशा बताता हूँ जब भी मैं बेसिक टेंसेस की क्लास लेता हूँ। पास्ट प्लस प्रेजेंट इज इक्वल टू हैव। अगर आपको पास्ट और प्रेजेंट को एक सिंगल वर्ड से डिस्क्राइब करना है तो वहाँ हैव या हैज़ होना अनिवार्य है, और कोई वर्ड ठीक पास्ट प्लस प्रेजेंट को एक्सप्रेस नहीं करता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है इन द लास्ट 5 ईयर्स के आगे आप 15 to 20 लिख दीजिए, 2015 to 2020, और ब्रैकेट में लिख दो पास्ट प्लस प्रेजेंट इज इक्वल टू हैव हैज। जो लिख दिया बस इसी को उतार लो। ठीक, तो क्लियर है। बस अब देखिए, अब आपको पता चल गया शॉर्टकट। तो अब ये सब शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, ये सब ट्रिक्स हैं जो मैं एसटीज में बताया करता हूँ। ठीक है, और अब ये भाई चैनल पे आ रही है तो बहुत सारे लोग इसको जान रहे हैं। ठीक है भाई, जो देख रहा है वो डिज़र्व करता है, जो नहीं देख रहा है ठीक है, अच्छी बात है, वो डिज़र्व नहीं करता है। लेकिन आप देख रहे हैं तो आपको एक एसटी में ही इतनी सारी ट्रिक्स मिल जाया करेंगी। तो रेगुलर एसटी में हम लोग जब 4 एसटी लेते हैं, ठीक, एक हफ्ते में ऑफलाइन में, ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए जितना मैक्सिमम अपनी तरफ से हो रहा है उतना कर रहा हूँ। तो खैर, तो ये हो गया। तो इसलिए देखिए, एक ना एक हैव हैज़ होना चाहिए इसमें। आंसर नंबर 2, 3, 4 कट गए, बचा सिर्फ आंसर नंबर 1, हैव बिकम। 2005 में भी ऐसा ही था, और तब से लेकर अब तक पास्ट से प्रेजेंट को जोड़ने वाली कड़ी हैव हैज़। ठीक, हैव बिकम पॉपुलर इन इंडिया इन द लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, आंसर आ गया आंसर नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 11 से चलते हैं साथियों। ठीक, अब ये कुछ काफ़ी ग्रामर के क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग जो है वो वोकैब लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11। हाँ साथियों,
क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। डिसहेबल, अक्सर आता है ये वर्ड, कई बार एसएससी में आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है, ठीक, और मीनिंग हो जाता है, इसको मैं रिलेट तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन कई बार आ चुका है, ठीक। डिसहेबल का मतलब है डिसऑर्गेनाइज्ड, अव्यवस्थित, ठीक। तो क्लटर का मतलब ये होता है कि सब चीज़ें जो एक अव्यवस्था टाइप की, एक जगह पे भीड़ टाइप की हुई, क्लटर, ठीक, एक जगह पे जमा हो जाना और एक अव्यवस्था पैदा करना, ठीक। तो इसको हम लोग कह सकते हैं डिसऑर्डर, ठीक है। अव्यवस्थित, डिसेबल, अव्यवस्था, अव्यवस्थित, ठीक है। डिसऑर्डर, डिसऑर्गेनाइज्ड, एक तरह से डिटेल तो नहीं आ रहा हूँ लेकिन कैओस, कैओस का मतलब ये आता है कि हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, धूम धड़ाका, बूम भड़ाका, ठीक, यानी सब कुछ अव्यवस्थित हो जाना, ठीक है। बहुत ही नेगेटिव वर्ड होता है, क्लटर यहाँ पे लिखा ही है। अनरियल का मतलब हो गया अवास्तविक, फूलिश का मतलब मूर्ख, और एडमेंट आपको पता ही होगा, एडमेंट का मतलब आता है बहुत ही जिद्दी, अड़ियल, ठीक है। एडमेंट में चलो ठीक है, अच्छा बाद में आएगा, इसको लिखा देंगे भी। एडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसका मतलब आता है जिद्दी। जिद्दी के लिए एक चाहो तो चारों ही लिख दो फिर, स्टबर्न और ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट, ठीक, अनयील्डिंग, एक और लिख दो बस, ठीक। ये 5 वर्ड मैंने आपको लिखा दिए, 6 वर्ड हो गए आपके पास में जिद्दी के लिए। आप अपने आप लिख दीजिएगा, मैं पढ़ूंगा, बस एक बार पढ़ देता हूँ। स्टबर्न, ठीक, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट, अनयील्डिंग, इनफ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल बिल्कुल ना हो। यील्ड का मतलब होता है झुक जाने वाला, बात मानने वाला। अनयील्डिंग का मतलब है बात बिल्कुल ना मानने वाला, अड़ियल, ठीक। और छठा हो गया हमारा जो यहाँ लिखा हुआ है एडमेंट, ठीक। तो ये एडमेंट के 5 सिनोनिम्स मैंने आपको लिखा दिए। इन 5 का मतलब आता है, लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप इसको विजुअली भी याद रख सकते। जिद्दी हिंदी में, हठी उर्दू में, अड़ियल फ्रेंच में नहीं पता, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ट्रेटर, ठीक, ट्रेटर, इसको बाद में उतार लेना, ठीक, मैंने लिख ही दिया इसीलिए ताकि आप पॉज करके इसको नोट कर लें, ठीक है। ट्रेटर ये बहुत कॉमन वर्ड है, आपने सुना ही होगा। ट्रेटर का मतलब हो जाता है भाई देशद्रोही, दगाबाज, धोखा देने वाला, धोखेबाज। सूदर, सूद का मतलब बच्चों हम लोग देते हैं बेबी सूदर, वहाँ वहाँ बच्चा जब रोता है तो उसके माँ बाप उसको दे देते हैं बेबी सूदर, जिसका मतलब जाता है बच्चे को शांत करने वाली कोई चीज़ है, शांत करना, ठीक, सेटिस्फाई करना, ठीक है। तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है हमारे सेंटेंस का। दूसरा हमारा कहता है टर्बिड। टर्बिड का मतलब हो जाता है मटमैला, गंदा और जो साफ ना हो। फिजिकली, नॉन फिजिकली दोनों सेंस में आ सकता है। मटमैला, गंदा, ठीक। मडी, इंग्लिश में इसके 2 मीनिंग हो सकते हैं, मडी फिजिकल और हेजी नॉन फिजिकल। मैं डिटेल में नहीं आ रहा हूँ। मडी का मतलब हो गया मिट्टी जैसा, ठीक, और हेजी का मतलब हो गया धुंधला, ठीक। तो ये फिजिकल सेंस में है मिट्टी जैसा, और ये सोच में है अनक्लियर, वो जो साफ नहीं है, अस्पष्ट, ठीक। तीसरा वर्ड ले लेते हैं हम लोग एपिक्योर। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है साथियों, आपको पता ही होगा। और एपिक्योर का मतलब हो जाता है, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड भी है। एपिक्योर का मतलब आता है, ठीक, खूब खाने पीने, वन हु लव्स टू ईट एंड ड्रिंक, ठीक, एपिक्योर। ठीक, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। वन हु लव्स, वन हु लाइक्स गुड फूड एंड ड्रिंक, ठीक, यानी अच्छे खाने पीने
का शौकीन व्यक्ति, ठीक, और उसको एक आर्ट कला के रूप में देखने वाला व्यक्ति, ठीक। ऐसे नहीं, खाने पीने के शौकीन तो हम लोग भी हैं, कहीं बैठे समोसा खा लिए, कहीं बैठे हैं कचौड़ी खा लिए, ठीक, जलेबी बनाओ, अच्छा बनाओ भैया, लो खा लिया, 5 रुपये की 10 रुपये की। तो ये थोड़ी कोई एपिक्योर हो गया। एपिक्योर का मतलब है उसको 100 तरह की जलेबियाँ पता है, लखनऊ की जलेबी ऐसी है, कानपुर की ऐसी है, दिल्ली की ऐसी है, हैदराबाद की ऐसी है, ठीक। और वो ज़्यादा नहीं खाता है, वो उसको क्वालिटी वाइज खाता है और उसका इंजॉय करता है, वो एपिक्योर हो गया, ठीक। फाइन आर्ट, उसने खाने को एक कला के रूप में, ज्ञान के रूप में विकसित कर लिया है, ठीक। चलिए साथियों, तो आगे बढ़ जाते हैं। एपिक्योर हो गया डिसीवर, चीटर, धोखाबाज। आंसर आ गया, आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ऑब्सक्योर, बार बार आने वाला, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। 2 वर्ड से मिलकर बना, देखिए मैं इसको रूट से बता देता हूँ आपको शॉर्ट में, ठीक, क्योंकि समय बहुमूल्य है आपके लिए। मेरे पास समय है, ठीक, मेरे पास में आपको समझाने के लिए बहुत समय है। मैं चाहूँ तो इस पेपर में 5 घंटे लगा दूँ, लेकिन आपके लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी कोशिश है कि 1-1.5 घंटे में ये सारे क्वेश्चंस विद मैक्सिमम रूल्स एंड वोकैब आपको मिल जाए, ठीक। मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय दूँ, लेकिन आपको कम से कम समय में वो चीज़ समझ में, ठीक। ठीक है, देखा कितना ध्यान रखता हूँ मैं तुम्हारा, हाँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ, ठीक। तो क्या बता रहा था मैं तुमको, भाई मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे ही रहूँगा, ठीक। आप कहेंगे ये अजीब टीचर हैं, सामने खड़े होकर स्क्रीन पे आके बात करता हूँ। तुम सब मेरे बच्चे हो, तुम सब मेरा परिवार हो, क्यों नहीं बात करूँगा। मैं ऑफलाइन में ऐसी बात करता हूँ, ऑनलाइन में भी कर रहा हूँ, ठीक। हम ऐसे ही रहेंगे भैया। तो ऑब्सक्योर देखिए 2 वर्ड से मिलकर बनता है साथियों, ये देखो दिख रहा है, ऑब्सक्योर, हाँ, ठीक। इसके 2 वर्ड हो गए जल्दी से, ऑब प्लस क्योर। क्योर का मतलब है समाधान, सॉल्यूशन, है ना, और ऑब का मतलब हो गया रुका हुआ। ऑब जब प्रीफिक्स आ जाता है तो उसका मतलब जाता है अटक जाना। आप कहें और हम ना बताएं, ये देखो 2 ऑब आए हैं, ये अटक गया, अड़ियल, जिद्दी, हठी, ऑब, ठीक। ये 2 वर्ड से मिलके बनता है, डिटेल में बाद में आऊँगा। ऑब प्लस ड्यूरेशन, ऑब प्लस टेन्योर, ठीक है, कोई फायदा नहीं अभी बताने से। वही ऑब यहाँ पे, ऑब क्योर, जिसका क्योर अटक गया है या जिसके पास में कोई क्योर नहीं है, अज्ञानी या अनक्लियर, कन्फ्यूज्ड। ऑब्सक्योर, मेरे पास में इसका समाधान नहीं है, मेरे पास में कोई आंसर नहीं है। देखिए इन चारों में ऐसा कौन है, कन्फ्यूजिंग पहला हो सकता है। अपीज, किसी को खुश करना, ठीक, अपीज, खुश करना, टू मेक हैप्पी, लिख लो। सर्वाइल, देखिए सर्व से बना, सर्व करने वाला, सेवक, सर्व, है ना। सर्वाइल किससे बन रहा है, ठीक, देखो बच्चे, लिख देता हूँ शॉर्ट में तो फटाफट मान लिया। सर्वाइल, ठीक, सर्व करने वाला, सेवक, दिख रहा है, सेवक दिखा, हाँ दिख रहा है, सेवक। और इसी से बन जाता है, इसी का ये कॉमन नाउन होता है, सर्विलिटी, सेवा, गुलामी। ये एक्चुअली नेगेटिव वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक। ये सर्वाइल का मतलब तो बहुत ही कमजोर, दास, गुलाम, झुका हुआ, दबा हुआ, सॉरी मैंने ये नहीं बताया, ठीक। तो ये सर्व करने वाला, जो सर्व करने के लिए बना, गुलाम, दास, झुका हुआ, दबा हुआ। वो सर्विलिटी, गुलामी, दासता, कमजोरी, वीकनेस, ठीक। सर्वाइल, सर्विलिटी, और भी होते हैं सर्विट्यूड, मैं 2 ही लिखा रहा हूँ आपको क्योंकि 2 ज़्यादा आते हैं। तो सर्वाइल यानी वीक, कमज़ोर, झुका हुआ, दबा हुआ, ठीक है। और चौथा हो गया ऑब्वियस, ये ऑब्सक्योर का एंटोनिम है। ऑब्वियस का मतलब है स्पष्ट, क्लियर, एविडेंट, EVIDENT, ठीक। क्लियर, ठीक, स्पष्ट, जो खुद ही क्लियर है, जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। नंबर 14, तो आंसर आ गया, आंसर नंबर 1। 14 पैथस या पैथोस, ठीक। अलग अलग भाषा में इसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं। पैथोस मैं आपको रूट से बता चुका हूँ, मेरे चैनल पे इसका बाकायदा एक आधे घंटे का पूरा वो है, देखिएगा, पैथी वाले में पैथोस भी बता रखा मैंने, ठीक। पैथोस का मतलब आता है दुख, दर्द, पीड़ा, ठीक, करुणा, वेदना, ठीक है। हेजिटेंट, ये तो कॉमन वर्ड है जो हम लोग यूज़ करते हैं, भाई ये बहुत हेजिटेट करते हैं, यानी ये बहुत झिझकते हैं, घबराते हैं,
ठीक। तो हेजिटेंट का मतलब ANT वाला, झिझकने वाला, ठीक, हेजिटेंट। रिब्यूक किसी को डांटना, ठीक, डांटना, स्कोल्डिंग, ठीक, SCOLD। सौरो यानी दुख, आंसर हो गया हमारा। और क्लमजी का मतलब जाता है बहुत ही अनाड़ी, भद्दा, अनाड़ी, ठीक, भद्दा, रॉन्ग, अजीब तरह के, नौसिखिया, इनएक्सपीरियंस्ड, ठीक, क्लमजी। पर ड्यूरेबल, देखिए ड्यूरेबल से पर प्लस ड्यूरेबल दो वर्ड से मिलकर बनता है, आप देख सकते हैं इसको। फटाफट में दिखाता हूं जल्दी। ठीक है, साथियों दो वर्ड से मिलकर बन रहा है, देखिए। पर प्लस ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मीनिंग अगर आपको अभी भी नहीं मालूम है तो आप जान लीजिए भैया। ड्यूरेबल का मतलब होता है बहुत ही टिकाऊ, ड्यूरेबल, ड्यूरेशन, ठीक, ड्यूरेशन यानी अवधि, ड्यूरेबल जो लंबी अवधि तय कर सकता है, ठीक। और पर का मतलब जाता है इस पार से उस पार या चारों ओर, चारों ओर फैला हुआ, हर तरफ से, मतलब। लो भाई, तो पर ड्यूरेबल का मतलब है कितना टिकाऊ हो गया। लो भाई, इसकी टिकाऊपन तो इस पार से लेकर उस पार तक है, यानी ये तो कभी ऐसा लगता है खत्म ही नहीं होगा, ठीक। तो आंसर देख लेते हैं क्या निकल के आया। ये रेगुलर कहता है भाई, ये तो रेगुलर नहीं है। लॉन्ग लास्टिंग, लास्ट के दो मतलब आते हैं, लास्ट का मतलब अंत और लास्ट का मतलब अंत तक चलने वाला। लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक चलने वाला। तीसरा हो गया फिटफुल, जो फिट है, पूरी तरह से फिट है। और अबैंडन, ठीक, अबैंडन का मतलब हो गया, ठीक, किसी को बीच में ही त्याग देना, छोड़ देना, पूरी तरह से नेगेटिव वर्ड। देखिए ये दोनों वर्ड काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, ये भी मैंने कंफ्यूजिंग वर्ड में बता रखे हैं। ये सारी चीज़ें देखिए जो आती आ रही हैं, ये सब हमारे अब ऑफलाइन ऑनलाइन में भी कवर होनी शुरू हो गई हैं चीज़ें, क्योंकि मैं सिर्फ वही चीज़ बताता हूँ जो एग्ज़ाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक। अबैंडन ये एक वर्ब होता है और इसका मीनिंग हो जाता है छोड़ देना, बीच में छोड़ देना, नेगेटिव वर्ड होता है पूरी तरह से, ठीक। और अबैंडन में ANT लगा है तो ये एक एडजेक्टिव होगा, आप देख ही सकते हैं। और इसका मीनिंग हो जाता है बहुत अधिक, अधिक, एम्पल, ठीक। तो अबैंडन और एबंडेंट, ABAN और ABUN, ये दोनों में फ़र्क होता है, ठीक। इसमें मैंने UNDA अंडा करके भी एक रूट होता है, जिसमें मैंने कई वर्ड्स ऑफलाइन भी दिखाता हूँ, ऑनलाइन में भी दिखा दूंगा, ठीक, या कहीं ना कहीं बता दिया होगा या आगे बताने वाला होगा, लेकिन सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक। ये वर्ब है और ये, ठीक, ये छोड़ देना, बीच में छोड़कर चले जाना, नेगेटिव सेंस में। और अबैंडेंट का मतलब बहुत, बहुत ज़्यादा, अधिक, एम्पल, AMP, एम्पल, बहुत ज़्यादा, ठीक। आंसर आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा साहब, पर ड्यूरेबल, ठीक, लंबे समय तक चलते रहना। और इसका एंटोनिम हो जाएगा, देखा है 4, अबैंडन का मतलब बीच में छोड़ के चले जाना, देखा है तो उसका एंटोनिम हो सकता है, ठीक। फिर साहब क्वेश्चन नंबर 16 से 20 आते हैं साथियों, और इस बार हमको बताने हैं ऑपोजिट्स, ठीक। पहला वर्ड बाउंटीफुल, ये आगे देखिए वर्ड बताया, उसका मीनिंग आगे, ठीक। बाउंटीफुल का मतलब ये हो गया कि ये, अच्छा हाँ सॉरी, ये सब सिनोनिम्स आ गया इसके। देखिए जेनरस का दो मतलब आते हैं, जेनरस का मतलब उदार भी होता है, और जेनरस अमाउंट का मतलब है बहुत ज़्यादा, उदार के सेंस में आता है, ठीक, बहुत बड़ा, बहुत अधिक, ठीक। जेनरस, उदार और बहुत ज़्यादा, ये इसका मीनिंग हो गया, ठीक। मिएगर इसका एंटोनिम हो गया, मिएगर का मतलब बहुत ही कम, ठीक। मिएगर, स्कैंटी, स्केयर्स, ठीक। 3 वर्ड मैं आपको लिखाता हूँ, 3-4, ठीक है। मिएगर, हाँ मिएगर, स्कैंटी, स्केयर्स, मीनिंग क्या हो गया, वेरी लेस, बहुत ही कम। अभी 3 ही लिखा रहा हूँ, ठीक, ठीक है।
और चारों का मतलब हो गया स्पार्स। एक और लिख दीजिए, याद आ गया एकदम से। ठीक, बहुत वर्ड्स हैं हमारे पास, लेकिन जितने ज़रूरी हों एक बार में, वरना फिर ये खत्म ही नहीं होगा लेक्चर। ठीक, ये 5 घंटे तक चलता ही रहेगा। ठीक, किसी मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा, एक रूट से लेकर के लिंक करते 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 वो पता चला वो खत्म ही नहीं होगी, वो घंटों चलती रहेगी। ठीक, पता नहीं कितने वर्ड्स हम लिंक कर सकते हैं इस प्रकार से। तो साथियों आपका आ गया जनरस। ओ हाँ, ये तो इसके एंटोनिम्स हो गए, यानी बहुत ही कम। मीनिंग क्या हो गया? बहुत कम हिंदी में। ठीक है, ये सब आपके एसएससी के एग्जामिनेशन में बार बार आने वाले वर्ड्स हैं साथियों। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कॉपियस का मतलब भी हो गया बहुत ज़्यादा, वेरी मच। ठीक, और टीम, TEEM वाला टीम का मतलब ये आता है कि बहुत बड़ी संख्या, बहुत ज़्यादा, वेरी मच। इन सब का मीनिंग आता है वेरी मच। इसके अलावा जो मैंने आपको लिखा दिया एबंडेंट, एम्पल, इनका मतलब ये हो गया बहुत ज़्यादा। सरप्लस, ठीक, सरप्लस का मतलब भी हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक, ये सब एक साथ लिख सकते हैं आप, एम्पल, सरप्लस, प्लस, इसमें देखिए प्लस लगा है, प्लस का मतलब ऐड करते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। ठीक है, एम्पल, सरप्लस, एबंडेंट, और आपका ये जो लिखे हैं यहाँ पे वो जोड़ दीजिए उसमें, कॉपियस, टीम, टीमिंग। ठीक, बढ़ती हुई संख्या, ये सब का मतलब होता है बहुतायत, बहुत ज़्यादा। ठीक, और एबंडेंट तो है ही है। तो साथियों आंसर आ गया, आंसर नंबर 2, इनर्शिया। ये वही इनर्शिया है जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। इसका मीनिंग मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको आता होगा। और इनर्शिया का मतलब ये हो गया आपका कि जड़त्व होगा, जड़ बन जाना, यानी वहीं पे अटक जाना, स्टैग्नेंट। इंग्लिश में एक वर्ड होता है, देखिए क्या बताता हूँ, स्टैग्नेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अच्छा वर्ड है। स्टैग का मतलब आता है बस अटक गए, ना आगे ना पीछे, बस वहीं रुके हुए। ठीक, हिल नहीं पा रहे। तो जड़त्व का मतलब है जड़ जमा ली। ठीक, जड़ जमाने की अवस्था। तो स्टैग्नेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा। देखते हैं क्या क्या आ गया। फीबल, फीबल का मतलब बहुत ही वीक, कमजोर, सर्वाइल। ठीक, अभी सर्वाइल लिखा था, सर्वाइल, फीबल, वीक, बहुत ही कमजोर। ठीक, रिपेल, रिपेल का मतलब आता है घृणा करना, टू हेट। ठीक, टू हेट। पहले रूट पे करीब 20-25 वर्ड हैं, वो किस टाइम लिखवा दूंगा। एनर्जी का, देखिए एनर्जी इसका आंसर हो सकता है, यानी गतिवान, ऊर्जावान, जो चलता रहता है। ठीक, डायनेमिक, DYNAMIC, डायनेमिक। और पीस का मतलब शांति। तो आंसर सीधा सीधा तीसरा आ गया। इनर्शिया, अटक गया है, रुक गया है। जड़त्व, जड़ बन गया है, उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं कि वो आगे बढ़ पाए, हिल पाए। और एनर्जी का मतलब है ऊर्जा, ताकत ही ताकत। नंबर 18 पे आते हैं हम लोग। ठीक, न्यूसेंस, बहुत ही कॉमन वर्ड है। यू आर अ न्यूसेंस, तुम एक बहुत बड़े सरदर्द हो, हेडेक, मुसीबत हो। ठीक, मुसीबत हो। डिस्पर्स, स्कैटर, फैलाना, स्प्रेड। ठीक, डिस्पर्स, स्प्रेड, स्कैटर का मतलब फैलाना, चीज़ों को तितर बितर करना, इधर उधर फैलाना, किसी भी सेंस में आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। कॉन्फ्रंट, फ्रंट को अंडरलाइन कर दो इस बार। कॉन का मतलब एक साथ, ठीक, और फ्रंट का मतलब ये मैं लिखा चुका हूँ आपको, कॉन्फ्रंट, एक साथ, आमना सामना करना। ये मैंने लिखवाया था जब इंडो चाइना वाला जो हमारा वो है, इसीलिए मैं कहता हूँ हमारे एक एक वीडियो में वही वर्ड्स लेकर के चलने। देखिए इंडो चाइना वाला मैंने एक वोकैब का वो दे रखा है, जिसमें इंडो चाइना की बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा है उसको। तो उसमें ये कॉन्फ्रंट वर्ड है, कन्फ्रंटेशन। ठीक, यानी टकराव। ठीक, कौन का मतलब एक साथ, और फ्रंट का मतलब सामने, एक साथ सामने आना, आमना सामना करना। बोल्ड का, बोल्ड लिखा है कि होल्ड, क्या लिखा है, चलो होल्ड या बोल्ड जो भी मानो। ठीक, उसका हमारे उसी को होल्ड का मतलब है पकड़ना, और बोल्ड का मतलब है बहुत ही बहादुर। आंसर आ गया, आंसर नंबर न्यूसेंस का उल्टा क्या हो जाएगा, व्हाट आर न्यूज, यू आर अ न्यूसेंस और यू आर अ प्लेजर। तुम एक मुसीबत हो, एक सरदर्द हो, तुम एक खुशी का एहसास हो। ठीक, तो आंसर आ गया, आंसर नंबर 4, प्लेजर। साथियों 19th, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आप कह रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, हाँ भाई ठीक, एसएससी में सारे हम इंपॉर्टेंट ही तो आपको देंगे, फालतू वर्ड क्यों कराऊं।
ठीक है, फालतू वर्ड कराने का मुझे शौक नहीं है भैया, मुझे वही वर्ड कराने जो आपके एग्जामिनेशन में आते हो। रेनिसा, ठीक। अब इसका प्रोनाउंसिएशन भी देख लो, लिखा यूँ जाता है ना, लिखा यूँ जाता है ना, स्पेलिंग सही है ना, RENAI, ठीक। और लेकिन बोला जाता है साथियों, ये देखिए, ठीक है, लैटिन वर्ड है, ओल्ड फ्रेंच से आया होगा, ठीक। मुझे इस वक्त इसका पूरा ध्यान नहीं आ रहा। इट इज प्रोनाउंस्ड एज रेनिसा, रेनिसेंस न बोल के रेनिसा, ठीक। री प्लस न्यू प्लस ए से फिर से नया, देखिए 3 वर्ड से मिलकर, पुनः, ने, न्यू, नया, ANC, अवस्था। निकल जाएगा, रटते क्यों, कम से कम रटो। पुनः नया होने की अवस्था, पुनर्जागरण, पुनरुत्थान। रेनेसा का मतलब री राइजिंग, फिर से जगना, फिर से उठना, ठीक। रीन्यू, री राइज, री राइजिंग। हिंदी में पुनर्जागरण लिख सकते हैं आप, हिंदी में पुनर्जागरण, पुनरुत्थान, ठीक। री प्लस न्यू प्लस ANC यानी अवस्था, फिर से नया हो जाने की अवस्था, ठीक है। जल्दी से चलते साथियों, एंटोनिम चाहिए। DK, DECAY, इसका एंटोनिम हो जाएगा। DK का मतलब है सड़ जाना, धीरे धीरे करके सड़ गल जाना, बर्बाद हो जाना। नीचे हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक। DK, ये तो आपने लिख ही दिया है, ठीक। पूरा नहीं बिठाऊंगा, खाली ये बिठा रहा हूँ। DK ये एक वर्ब है, ठीक, सड़ना, और इसका नाउन बन जाता है डिकेडेंस, ठीक। ये तो लिखा डिकेडेंस, ठीक, यानी सड़ने की अवस्था, सड़ाव, ठीक, सड़ने की अवस्था, ठीक। यही इसका एंटोनिम हो जाएगा फिलहाल। और देखते हैं पेस्टिलेंस। पेस्टिलेंस में आपको लिखा चुका हूँ, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। कल ही मैंने करीब 30-35 अब तक वीडियोस बनाए हैं, और कितने वर्ड्स तो वीडियोस में ही आ चुके हैं। क्लास में तो हम लोग करते ही रहते हैं। पेस्टिलेंस में आपको कोरोना वाले उस पर लिखवा रखा वर्ड है, ठीक। तो सारे वर्ड वही ले रखे हैं, देखिए। और ये अब आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये प्रीवियस पेपर का अब निकल के आए, क्योंकि इतने मैंने कराए हैं कि मुझे अच्छा ये वर्ड आया है, ठीक, इसको करना दिया। तो पेस्टिलेंस का मतलब हो जाता है जो भी कोरोना, एपिडेमिक, ठीक, यानी एक महामारी, एपिडेमिक। स्पेलिंग तो लिख दो लाले, एपिडेमिक की, एपिडेमिक, महामारी, ठीक है। ये आ गया देखिए, ठीक, एपिडेमिक, महामारी, एपिडेमिक, महामारी, ठीक। पेस्टिलेंस। प्री हिस्ट्री यानी पूर्व इतिहास, नाम से क्लियर है, प्री प्लस हिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री। इमोरलिटी, अनैतिकता, समय क्यों बर्बाद किया जाए। आंसर आ गया सीधा सीधा, आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक, बिल्कुल सही बताया आपने। और आइए बोर्ड मिटा दे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, वर्ड आया था आपके सामने हेजेमोनी, और मैंने आपसे कहा था इंपॉर्टेंट है। और हेजेमोनी का मतलब आता है इंग्लिश में डोमिनेंस, डोमिनेंस इंग्लिश में, हिंदी में वर्चस्व, हावी हो जाने की अवस्था, ठीक। थोड़ा नेगेटिव सेंस में आता है। तो देखते हैं क्या इसका आंसर आ जाएगा। रिनोन्ड, मशहूर, नोन, नोन से होता है री नोन, जिसको बार बार जानते हैं लोग, यानी बहुत मशहूर, फेमस पर्सन। अनपॉपुलर इसका एंटोनिम हो जाएगा। 1 और 2 एक दूसरे के एंटोनिम से लिखिए। अनपॉपुलर यानी मीनिंग हो गया अलोकप्रिय, जिसके बारे में कोई जानता ही ना हो, ठीक। नोटोरियस 2 नंबर का सिनोनिम भैया, ठीक, बदनाम। इनफेमस, फेमस का उल्टा IN लगा दो आगे, इनफेमस, बदनाम। सब ऑर्डिनेशन, सब प्लस ऑर्डर प्लस TION, ठीक, किसी के आदेश के अधीनस्थ, ठीक, किसी के आगे झुक जाना। सब जहाँ लग गया, मैंने आपको क्या बताया, सब का मतलब ही हो जाता है के अधीन, ठीक है। सब्जेक्ट, गुलाम, प्रजा, प्रजा के लिए बोलते हैं पॉजिटिव सेंस में, लेकिन वैसे इसका मतलब आता है किसी के अंडर आने वाले, कार्य करने वाले, सब्जेक्ट। सब्जुगेट, ये देखिए
गुलामी करना, ATE का मतलब क्या होता है, वर्ब करना, ठीक। ठीक है, सब्जुगेशन दिखा चुका हूं पहले भी वैसे, सब्जुगेशन TION लग गया, प्रक्रिया, नाउन बन गया फिर से, ठीक, नाउन मीनिंग, ठीक, गुलामी, गुलामी, ठीक, सब्जुगेटिव, लिखते जाओ साथियों, सब्जुगेटिव, गुलामी करने, गुलाम, ये भी गुलाम होता है, गुलामी करने वाला, सब्जुगेटिव, ठीक। और आ गया आपका सबऑर्डिनेट, अधीनस्थ, किसी के अंडर काम करने वाला, है ना। आप ऐसे कई लोग देखिए एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेट सर्विसेज, यानी अधीनस्थ सेवाएं, ठीक। सब प्लस ऑर्डर, दो वर्ड से मिलकर बनता है, सब प्लस ऑर्डर, यानी किसी के आदेश के अधीन, के नीचे कार्य करने वाला। और सबऑर्डिनेशन इसी का वर्ड बन जाएगा अधीनस्था, अधीनता, ठीक है। और भी होते हैं बहुत सारे सबसे वर्ड, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बनने वाले वर्ड 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ड, जिन सब का मतलब हो गया किसी के अधीन, ठीक, के अंतर्गत, के नीचे, के अधीन। तो साथियों आंसर क्या आ जाएगा, हेजेमोनी का मतलब हो गया वर्चस्व, डोमिनेशन, और अधीन का मतलब हो गया के नीचे। आंसर नंबर 4 इसका एंट्री हो जाएगा, ठीक है। 21 से 21 5 फ्रेज हैं, ये उम्मीद करते हैं कि फटाफट जल्दी हो जाएंगे। इन वोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार आ चुका है, मैंने पहले भी आपको कराया है। इन वोग का मतलब है इन फैशन, ठीक, ये तो याद ही करना पड़ेगा आपको। इन फैशन का मतलब हो गया प्रचलन में, हिंदी में कहते हैं प्रचलन में, वो जो प्रचलन में। डेंजर, खतरा, बोस्टफुल, डींगे, ठीक, एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, जानते ही होंगे आप, नहीं मालूम तो लिखते आइएगा, रिवाइंड कर लीजिएगा। पॉपुलर यानी लोकप्रिय, तो लोकप्रिय हमारा बेस्ट आंसर आ जाएगा। इन अ फिक्स, ही वॉज इन अ फिक्स, यानी जैसे फिर वही बात, जैसे किसी ने उसको कहीं जड़ दिया होगा, समझ नहीं आ रहा है क्या, इधर जाऊँ, इधर जाऊँ, यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, क्या करूँ। इन अ फिक्स, यानी देखते हैं क्या आंसर आ गया। देखिए विचिंग, विच का मतलब तो हो गया भैया कि जादूगर, मैजिक, ठीक। मेकिंग इमेजिनरी स्कीम, कोई लेना देना नहीं, काल्पनिक स्कीम बनाना। इन पजलिंग स्टेट, कन्फ्यूज्ड। इन अ फिक्स, इधर जाऊं उधर जाऊं, क्या करूं, जड़ा तो हो गए, जड़ गए। टॉक इररेलेवेंट, रेलेवेंट का मतलब प्रासंगिक, इररेलेवेंट का मतलब अप्रासंगिक, तो ये कहता अप्रासंगिक बातें करना, कोई मतलब नहीं हुआ। और 23 कहता है टू हैमर आउट। हाँ, टू हैमर आउट का मतलब हो गया कि दिमाग चलाना, जोर कर लगाना और प्लानिंग करना, बिल्कुल सही है। आंसर नंबर इसका 2 दिया हुआ है, टू प्लान। एक कहता है टू रेज अलार्म, टू रेज अलार्म का मतलब है, ठीक, क्या बोलते हैं, अलार्म का मतलब है भाई खतरे की घंटी बजाना, खतरे की घंटी बजाना। टू प्लान का मतलब है योजना बनाना। टू टेक पार्ट का मतलब है शामिल होना, हिस्सा लेना। और टू बी टायर्ड ऑफ, मैंने आपको बताया टायर्ड और टायर्ड ऑफ। टायर्ड का मतलब है थका हुआ, और टायर्ड ऑफ का मतलब हो गया आपका किसी से परेशान, ठीक, 2 वर्ड हो गया आपके, टायर्ड और टायर्ड ऑफ। टायर्ड, थका हुआ, जो आप जानते हैं। दूसरा मैंने बताया टायर्ड ऑफ, परेशान से, परेशान, सॉरी, ठीक। टायर्ड ऑफ यू, तुमसे परेशान। टायर्ड ऑफ हिम, उससे परेशान, ठीक। तो यहां पे लिखा है टू बी टायर्ड ऑफ, परेशान हो जाना। आंसर आ गया, आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं साथियों, ठीक। टू अ मेयर्स नेस्ट, ठीक, ये भी एक मुहावरा होता है, इसको याद ही करना पड़ेगा। मेयर्स नेस्ट का मतलब ये हो गया एक झूठी अफवाह, अ र्यूमर, लिखा हुआ 1। अ फॉल्स प्रेज, झूठी प्रशंसा, कोई लेना देना नहीं। अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनोयंस, एनोय का मतलब है किसी को परेशान करना, ठीक है, ठीक। फटाफट चलते साथियों, 1 घंटा होने वाला है। 25, ठीक। इतना साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये पूरा देखेगा समझ सकते हैं कितना गेन करेगा। स्टैंड फॉर, स्टैंड फॉर के दोनों मतलब हो जाते हैं। 1 रिप्रेजेंट, किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करना, किसी चीज़ को का एक प्रतीक बनना, ठीक, सिंबल। ब्लॉक का मतलब है रोक देना,
और रेजिस्ट, स्टैंड फॉर का मतलब एक रेजिस्ट भी होता है, किसी चीज़ का विरोध करना। डिस्कस का मतलब डिस्कस करना। तो साहब आंसर इसका 1 आ जाएगा। 1 है डबल प्लस मतलब डबल टिक और 3 नंबर है सिंगल टिक, यानी 1 ना होने पर हम इसका सेकेंडरी मीनिंग रेजिस्ट लगा सकते थे। मीनिंग दोनों होते हैं, प्रतिनिधित्व करना पहला मीनिंग है और किसी चीज़ का विरोध करना दूसरा मीनिंग है। वैसे दोनों मीनिंग भी रिलेटेड है। प्रतिनिधित्व वो हम तभी किसी चीज़ का करते हैं इस केस में जिसके बारे में हम कहते हैं ये गलत हो रहा है और हम ये कहना चाह रहे हैं, हम इसके प्रतीक बनना चाह रहे हैं, तो यानी हम पहले वाली चीज़ का विरोध कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं साथियों। 26 आइए फिर ग्रामर पे लौट के आते हैं। इस बार हमको ठीक है इम्प्रूवमेंट करना है या जिस भी हिसाब से, हाँ इम्प्रूवमेंट ही है। इट इज़ द टाइम द 4 years old, इट इज़ द टाइम द 4 years old इज़ लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट। देखिए इसमें साथियों ठीक, ये क्वेश्चन एक्चुअली चलो ठीक है। वैसे इट इज़ टाइम से बनता है फ्रेज़, वो आपको याद ही होगा, वो आपको पता ही होगा, मैंने अपने उसमें भी लिखवा रखा है, चैनल पे भी हमने इसको करवाया, मतलब सॉरी स्टार्टिंग के हमारे फिल इन द ब्लैंक्स वाले में मैंने पूरा करवाया था इसके ऊपर। जल्दी से मिटा रहा हूँ समय बर्बाद ना करते हुए। ठीक है, तो क्या लिखा था मैं आपको, हाँ देखिए ये तो आपको पता ही होगा, नहीं मालूम तो अब जान लीजिए, कोई बात नहीं। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को इनवैलिड कर दूंगा ताकि आपको आगे आके इसमें कोई डाउट ना रहे, वरना ठीक। रूल ये होता है इट इज़ टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, और मैंने आपको बताया है कि ये एक बड़ा टिपिकल टाइप का केस है, क्योंकि इट इज़ टाइम प्रेजेंट में चल रहा है, सब्जेक्ट के बाद V2 पास्ट में आ रहा है और बात फ्यूचर की हो रही है। ठीक, बात प्रेजेंट और फ्यूचर की होती है, लेकिन बेसिकली फ्यूचर से ये वो समय आ गया है कि जब हम कुछ करें, तो अभी थोड़ी करेंगे, यानी करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस देखते हैं, इट इज़ द टाइम, अब इन्होंने द लिख दिया, ये वो समय है। ठीक, अब चाहे इसको अलग से देख लें, अब क्योंकि यहाँ पे V2 नहीं है तब हमको दूसरा आंसर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होना चाहिए था एक्चुअली इट इज़ टाइम, द भी लग गया है तो हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। इट इज़ टाइम द 4 years old learned, LEARNT, तब वो V2 हो जाता है। लर्नड हाउ टू रीड एंड राइट, यानी ये वो समय आ गया है कि जब 4 वर्ष वाले कैसे लिखना और पढ़ना है ये सीखें या जाने आगे के लिए। ठीक, लेकिन ये अगर ये कह रहा है इट इज़ द टाइम आ गया, यही वो समय है, यानी हमने माना कि ये फ्रेज़ नहीं है, लग रहा है, क्योंकि आंसर में भी V2 नहीं मिल रहा है। अगर V2 मिलता तो हम सीधे वही लगा देते। V2 नहीं है, चारों ऑप्शन में से कोई एक लेना है, तो क्या लिया जाए साहब, इट इज़ द टाइम, ठीक, द 4 years old, ठीक, तब इसमें कौन सा आ जाएगा। ठीक, अब इसकी हिंदी करते हैं, यही वो समय है जब 4 वर्ष, ये देखिए इट हो गया सब्जेक्ट, इज़ हो गया हमारा वर्ब और द टाइम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इट सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, ये है वो समय। ठीक, इट सब्जेक्ट हो गया, इज़ वर्ब हो गया, द टाइम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये वो समय है। और यहाँ से एक नया सब्जेक्ट वर्ब शुरू हो गया है जिसमें उसने लिखा नहीं है, इट इज़ द टाइम व्हेन, आप वहाँ व्हेन लिख दो, जब, तब व्हेन कंजंक्शन बनेगा और दूसरे नए सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ देगा, और वो नया सब्जेक्ट है द 4 years old, 4 वर्ष का, जो 4 years old का मतलब है 4 वर्ष वाला बच्चा। ठीक, फिर वर्ब गायब कर दिया गया, इज लर्निंग, ठीक, सीख रहा है, हाउ टू रीड, कैसे लिखना है, एंड राइट, और कैसे पढ़ना है। तो आप बताइए इसकी हिंदी क्या बन रही है। यही वो समय है जब एक 4 वर्ष का बच्चा कैसे लिखना है और कैसे पढ़ना है सीख रहा है, या सीखता है, या सीख चुका है। ठीक, मेरे अपने हिसाब से, या आपने हिंदी में फ्लो में देखा होगा तो आया होगा, यही वो समय, ये वो समय है जब एक 4 वर्ष का बच्चा ये जानता है, यानी ये सीखता है कि मुझे कैसे लिखना और पढ़ना, सीखता है, सिंपल प्रेजेंट। तो उस हिसाब से लेके चलेंगे साथियों, तो हमारा आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 1।
ठीक। और वैसे मैंने कह दिया कि इट इज़ टाइम अगर होता तो सब्जेक्ट प्लस तब V2 लर्नड होना चाहिए था, लेकिन लर्नड कहीं है ही नहीं, तो हमने इसको नॉर्मल इंग्लिश के हिसाब से किया, तो आंसर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 27, ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, एंड बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल ऑल्सो भी। अपनी जगह पे तो सेंटेंस करेक्ट है, ठीक, लेकिन ये सेंटेंस करेक्शन नहीं चल रहा मेरे साथियों, मेरे लाल, ये चल रहा है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। बाल से पूरे चले आ रहे हैं, ठीक। तो ही प्लेज फुटबॉल एंड बास्केटबॉल ऑल्सो, हो सकता है जो लिखा है वो भी सही है। ही प्लेज फुटबॉल एंड बास्केटबॉल टू, वह फुटबॉल खेलता है और बास्केटबॉल भी, ये भी हो सकता है। यानी 1 भी सही है और 4 नंबर नो इम्प्रूवमेंट भी सही है। ऑल्दो तो भैया 2 रिवर्स सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक, यद्यपि, ठीक है, जबकि यहाँ तो एंड लगा है और दो स्पोर्ट्स जुड़ रहे हैं, फुटबॉल और बास्केटबॉल, तो यहाँ 2 और ऑल्दो का कोई मतलब नहीं हुआ। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, ठीक। ही प्लेज फुटबॉल एंड बास्केटबॉल बिसाइड्स, गलत। बिसाइड्स नाउन से पहले आता है एज प्रेपोजिशन या कंजंक्शन, जो भी कहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये 3 जो साथ में आ रहे हैं ना, टू, ऑल्सो और बिसाइड्स, इसी सेंटेंस को अगर मैं करूं तो कौन सा, देखिए किस ऑर्डर में आना चाहिए था, आप इसी में समझ जाएंगे। ही प्लेज फुटबॉल एंड बास्केट, ठीक, ये होना चाहिए था, देखिए यूं होगा, ठीक है। ये इसका सही ऑर्डर है ग्रामर के हिसाब से। ही प्लेज फुटबॉल, समझाता हूं, ही प्लेज फुटबॉल एंड ऑल्सो बास्केटबॉल, ठीक, ये रूल है। देखिए क्या रूल है, अगर ऑल्सो है तो वो जनरली लास्ट में भी आ सकता है, लेकिन जनरली मिडिल में आता है, और ऑल्सो कंजंक्शन के रूप में आके भी दूसरा सेंटेंस को जोड़ देता है, ठीक। बिसाइड्स होगा वो तो क्लियर है, बिसाइड्स के साथ में पहली बात तो एंड नहीं लगेगा, ठीक। ही प्लेज फुटबॉल बिसाइड्स बास्केटबॉल, के अतिरिक्त, हिंदी में इसका होता था के अतिरिक्त, इन एडिशन टू, इंग्लिश में अगर आपको लिखना हो तो इन एडिशन टू, मैं लिखूंगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा। तो ही प्लेज फुटबॉल बिसाइड्स बास्केटबॉल, बिसाइड्स प्लस नाउन, बिसाइड्स के बाद में एक नाउन आ जाता है, इसके अलावा वह फुटबॉल भी खेलता है, ठीक। और ही प्लेज फुटबॉल एंड बास्केटबॉल टू, बस यही डिफरेंस है इनमें। टू ऑल्सो जो है वो जनरली दोनों सेंटेंस या दोनों बातों के बीच में आता है, और टू जो है वो जनरली लगा है दोनों बातों के एंड में आता है, और बिसाइड्स भी 2 नाउन के बीच में आता है उनको जोड़ने के लिए, ठीक है। अब आप जैसे भी इसको इंटरप्रेट करें, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, तो बेस्ट आंसर क्या आ जाएगा, आप देखो जरा, 1 भी सही है, 4 भी सही है, ठीक, 3 गलत है, ठीक है, क्योंकि बिसाइड्स एंड में नहीं आ सकता है, और बिसाइड्स आएगा तो एंड में नहीं आ सकता है, तब होना चाहिए था ही प्लेज फुटबॉल बिसाइड्स बास्केटबॉल, ठीक। तो आंसर आ गया, बेस्ट आंसर है 1, डबल टिक, और फिर आंसर है नंबर 4, नो इम्प्रूवमेंट, सिंगल टिक। 28, नेहा वॉज रियली हैप्पी वाइल आई एक्सेप्टेड हर इन्विटेशन फॉर हर मैरिज। हिंदी का तो निकल आएगा, वाइल का मतलब आता है जबकि का यहाँ कोई सेंस नहीं है, और दूसरा वाइल का मतलब आता है के दौरान, ठीक। जब एक घटना हुई उसी दौरान दूसरी घटना हो गई, ऐसा भी यहाँ कोई सेंस नहीं है। इसकी हिंदी करके आराम से निकल आएगा, इसमें ज़्यादा टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है। नेहा बहुत खुश थी, नेहा वॉज रियली हैप्पी, नेहा वाकई में खुश थी, डैश आई एक्सेप्टेड हर इन्विटेशन, जब मैंने उसका
आमंत्रण स्वीकार कर लिया था फॉर हर मैरिज, उसकी मैरिज के लिए, मैरिज का। ठीक, तो व्हेन अगर आएगा तो सबसे अच्छा होगा, आंसर नंबर 2 आ गया, देखिए व्हेन। ठीक, यहाँ मैं टेक्निकल नहीं जा रहा हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। विशाल, देखो भैया ये टेक्निकल पॉइंट है, कुड और एबल एक साथ नहीं आते हैं, कैन और एबल एक साथ नहीं आते हैं, लिख देता हूँ। ठीक, एबल ये साथ में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि कैन कुड का मतलब ये होता है सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और एबल का मतलब ये होता है कि योग्य है, यानी ऐसा हो सकता है। तो कैन कुड अगर लगा होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, वर्ब के रूप में, तो किसी भी परिस्थिति में उसके बाद में एबल नहीं आएगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ जो क्वेश्चन लिखा है विशाल कुड बी एबल टू, बिल्कुल गलत है, और उसी आधार पे 4 कटा और 3 कटा, कैन बी एबल टू वो भी कट गया। विशाल मस्ट बी एबल टू वर्क आउट दिस, वर्क आउट का मतलब सॉल्व, फ्रेजर वर्ब है, वर्क आउट इज इक्वल टू सॉल्व। ठीक, फ्रेजर वर्ब है, हल निकालना। ठीक, वर्क का मतलब है कार्य करना, आउट का मतलब है बाहर निकालना, कार्य करके बाहर निकालना। तो कार्य करके बाहर क्या निकाला जाता है? सॉल्यूशन, आंसर। ठीक, आंसर निकालना। तो लिखा है विशाल वर्क आउट दीज प्रॉब्लम्स इजीली, विशाल बड़ी आसानी से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। ठीक, शुड बी एबल टू, ठीक, यानी कर देना चाहिए, विशाल को इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना चाहिए, यानी यही सही है, वो ऐसा कर सकता है। और मस्ट का मतलब है कि भाई उसका इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना आवश्यक है, तो मीनिंग चेंज आ रहा है। मस्ट का मतलब है आवश्यक है, और शुड कहता है ऐसा लगता है कि उसको इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना चाहिए, हम लोग बोलते भी है ना। ठीक, हाँ ये काम तो उसे कर देना चाहिए, यानी वो कर सकता है, ये सेंस आता है। ठीक, तो बेस्ट आंसर आ जाएगा साथियों 1, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए 30। इट इज़ 15 ईयर्स सिंस आई डैश लिविंग देयर, ये सेंटेंस देखिए निश्चित रूप से गलत है। ठीक, यानी ग्रामेटिकल एरर है, लेकिन आंसर से रिलेशन नहीं है उसका, ये पॉइंट याद रखना ज़्यादा कि मैं आपको लिखा देता हूँ। ठीक, सिंस के बाद में या तो टाइम आए, ठीक है, देखिए यही लिख देता हूँ मैं जल्दी से। ठीक है, सिंस का रूल ये होता है कि मैं आपको बताता हूँ, देखिए देखिए 2 तरह से आता है। फिक्स रूल है वैसा, और ये देखो दिमाग देखो कहाँ चल रहा है, सिंस 2 आवर्स लिख दिया था, उस पर तो 4 आ जाएगा। ठीक, देखिए साथियों सिंस के 2 रूल, दोनों का मतलब है तब से अब तक, दोनों का मतलब क्या है? तब से अब तक। ठीक, ही हैज़ बीन टॉकिंग, सिंस लगा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना कोई बड़ी बात नहीं। ही हैज़ बीन टॉकिंग, वह बात करता चला आ रहा है सिंस 2 o'clock, 2 बजे से लेकर 2 बजे से अब तक। और या कभी कभी क्या होता है, सिंस के बाद में कोई टाइम ना आकर के क्या आ गया, कोई सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2 याद रखना, तब से अब तक, जब से हम मिले हैं तब से अब तक, ये सब्जेक्ट और ये V2, ये हमेशा V2 ही, सब्जेक्ट प्लस V2 ही रहेगा। तो ही हैज़ बीन टॉकिंग, वह बात करता चला आ रहा है सिंस वी मेट, जब से हम मिले हैं तब से अब तक। ठीक, सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस V2। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हो गया जल्दी से देख लेते हैं साथियों। इट इज़ 15 ईयर्स, कायदे में होना चाहिए था इट हैज़ बीन 15 ईयर्स, अब मैं उसके डिटेल में ले आ रहा हूँ। ठीक, इट हैज़ बीन 15 ईयर्स, यानी सिंस अगर आ रहा है तो हैज़, हैव, हैड में से कोई एक आना आवश्यक है। इट हैज़ बीन 15 ईयर्स सिंस आई, V2 चाहिए हमको, 1 बिगैन, सिंस को अंडरलाइन कर दो, आई के नीचे सब्जेक्ट लिख दो, और बिगैन जो 1 है उसके नीचे V2 लिख दो। सिंस आई बिगैन लिविंग देयर, जब से मैंने यहाँ रहना शुरू किया था तब से लेकर अब तक 15 वर्ष का समय हो चुका है, पास्ट प्लस प्रेजेंट। ठीक, तो हैज़, हैव होना चाहिए था, लेकिन चलो वो नहीं है, कोई बात नहीं। 31, द मर्डर ऑफ वंस सिस्टर, युक्सोरिसाइड,
मैं साइड वाले एग्जाम्पल आपको लिखा भी चुका हूँ एक बार। युक्सोरिसाइड, सॉरी युक्सोरिसाइड तो पत्नी की हत्या हो गया, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक। तो आंसर हो सॉरी 1 हो गया युक्सो, पहले 1 देखा तो झटके में निकल गया, सॉरी। युक्सोरिसाइड किलिंग ऑफ वाइफ, पत्नी हत्या। सोरोरिसाइड किलिंग ऑफ सिस्टर, बहन की हत्या, सोरोरिसाइड। स्मोदर, गला स्मोदर, ठीक, गला घोट देना, अरे मैंने अपना ही गला घोट दिया था, ठीक। स्मोदर, ठीक है, गला घोट देना। और पेरिसाइड, पेरिसाइड दोनों के लिए यूज़ करते हैं, सगे संबंधी की हत्या, यानी पेरेंट्स के लिए भी आ जाता है, वैसे पेरेंट्स के लिए पेरेंटिसाइड भी होता है, और पेरिसाइड में किलिंग ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, सगे संबंधियों की हत्या, ठीक। तो बेस्ट आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 2। ये 1 वर्ड चल रहा है हम लोग का, अ हेटर ऑफ न्यू थिंग्स, नई चीज़ों से घृणा करने वाला। पहला है सैंग्विन, सैंग्विन बहुत ज़्यादा आने वाला एक एडजेक्टिव है, और जिसका मतलब आता है कि बहुत ही पॉजिटिव, सैंग्विन पर्सन यानी बहुत ही पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्ट, OPTIMIST। ठीक, सैंग्विन, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, पॉजिटिव, ठीक, सकारात्मक। इंट्रांसिजेंट 3 वर्ड से मिलकर के बनता है, देखिए डिटेल में नहीं आऊँगा साथियों, तुम्हारे पास तुम्हारा समय बहुमूल्य है, उसको मुझे वेस्ट नहीं कराना है। इंट्रांसिजेंट, ठीक, इन प्लस ट्रांस प्लस ENT, ट्रांस का मतलब चेंज, ENT का मतलब वाला, और इनका मतलब नहीं, नो चेंज वाला, जो चेंज नहीं होता है, जड़, फिर वही ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट सब आ जाएंगे, मतलब जो बदलना नहीं चाहता है, ठीक। तो ये तो नई चीज़ों से हेट करने वाला, ये भी हो सकता है 2 नंबर हमारा आंसर। ओ मिसोनिस्ट, नियो मिसोनिस्ट, देखो अब ये वर्ड नहीं भूलेगा तुमको, जब मैं लिखा दूंगा आपको तब ये वर्ड नहीं भूलेगा आपको। ठीक, मिसोनिस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कम से कम समय में मैक्सिमम देने की पूरी कोशिश साथियों, ठीक। मिसोनिस्ट यहीं से लगते हैं, मिस प्लस नियो प्लस IST। मिस का मतलब घृणा, हेट, नियो, नियो का मतलब न्यू, और IST का मतलब वाला, लोग। अब कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी जिंदगी में, मिसोनिस्ट आ जाएगा तो नई चीज़ों से, नएपन से घृणा करने वाला, ठीक। तो हमारा आंसर आ जाएगा साथियों, तीसरा हमारा आंसर आ जाएगा हेटर ऑफ न्यू थिंग्स। और चौथा हमारा कहता है मीसो कैपनिक, कैपनी पुराना रूट है तंबाकू के लिए, ठीक। मिस का मतलब घृणा, तंबाकू से घृणा करने, वन हु हेट्स टोबैको, और SSC में आ चुका है, तंबाकू से घृणा करने वाला, ठीक। तो खैर अब आया है तो आया है 33, फियर, फियर वाला भाई, फोबिया वाला एक ना एक वर्ड तो अक्सर आ जाता है। फियर ऑफ स्नेक्स, ऑफियोफोबिया, सर्पेंटोफोबिया, कई सारे होते हैं, सर्पेंटोफोबिया, हर्पेटोफोबिया। फिलहाल ऑफियोफोबिया का मतलब ये होता है सर्पनुमा चीज़ों से, जानवरों से घबराने वाला। एक्रो, एक्रो यानी हाइट, फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई से भय। जेनोफोबिया, ठीक, जेनोफोबिया में मैं आपको लिखाता रहता हूँ अक्सर, अजनबी तुम जाने पहचाने से नहीं लगते हो, जो ये कहे, ठीक। तो जेनोफोबिया का मतलब हो गया अजनबी भय, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, ठीक, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स लिख देता हूँ मैं, जेनोफोबिया इंपॉर्टेंट है। जेन का मतलब ये होता है कोई नई जगह, ठीक, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, अजनबी भय, अजनबियों से भय करना, ठीक है। और चौथा आ गया क्लॉस्ट्रोफोबिया, ये इजी है, क्लॉज, क्लोज ना, जो इंग्लिश वाला क्लॉज होता है उसका मतलब ये होता है बंद, वो जो दोनों तरफ से बंद होगा, एक ऐसा सब्जेक्ट वर्ब जो दोनों ओर से बंद हो, क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉज का मतलब क्लोज,
बंद स्थानों का, पास पास स्थानों का भय, क्लॉस्ट्रोफोबिया। ठीक, तो हमारा आंसर आ गया, आंसर नंबर 1, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का, बालिकाओं का एक समूह, ग्रुप। नेल, अरे भाई नेल का मतलब ये आता है कि आपका वो घंटी, और वो भी मौत की घंटी, डेथ बेल। ठीक, मौत के समय जो घंटी बजाई जाती है उसको हम लोग नेल बोलते हैं, KNEL। ठीक है। आर्काइव का मतलब हो गया रिकॉर्ड्स। ठीक, अभिलेख, ठीक, आर्काइव बहुत आता है एग्जामिनेशन में, याद रखिएगा आपके SSC में। आर्काइव यानी रिकॉर्ड्स यानी अभिलेख, आपके डॉक्यूमेंट्स जो आप रखते हैं उनको अभिलेख, उनको हम लोग आर्काइव बोलते हैं। एन्यूई, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। बोर्डम, एन्यूई, बोर्डम इंग्लिश वर्ड है भैया, कुछ लोग इसको हिंदी समझ लेते हैं। ठीक, यानी नीरसता, उबाऊपन। ठीक, उबाऊपन, नीरसता। ठीक, और चौथा हो गया बिवाई, बेवी या बिवाई, यही होता है बिवाई ऑफ गर्ल्स, यानी लड़कियों का एक समूह या झुंड। आंसर आ गया, आंसर नंबर 4। ये मैंने अभी जो ऑनलाइन वाला बैच शुरू किया उसमें मैंने इसको लिखाना शुरू किया अभी, उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया। कई लोगों ने जो क्लास किया होगा उनको याद आ गया होगा। और नंबर 35, गाइडेड बाय वंस सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी अपने कर्तव्य की पुकार पे चलने वाला। कॉन्शियंसियस, कॉन्शियंस, अंतरात्मा की आवाज़ सुनने वाला, कॉन्शियंसियस, आत्मा के हिसाब से चलने वाला, यानी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करने वाला। बहुत ही पॉजिटिव वर्ड होता है। आंसर 1 हो गया। गैगल भी एक प्रकार का ग्रुप हो गया, लेकिन एक तितर, क्लटर था जो, वही इसका सिनोनिम हो जाएगा, कह सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट तो नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन अलग से गैगल का मतलब हो गया एक फिर वही डिसऑर्डर्ड ग्रुप, केओस टाइप का हो गया, अव्यवस्थित समूह। ठीक है, हिंदी में अव्यवस्थित समूह। ठीक, ये हो जाता हमारा गैगल। एमनेजिया, एमनेजिया का मतलब है स्मृति दोष। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्मृति दोष। लॉस ऑफ मेमोरी इज एमनेजिया। ओल्ड एज में जाती ना, है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी होता है, आमिर खान वाला वही चीज, मतलब जो किसी फिल्म में था। क्योंकि ये बोल दो तो स्टूडेंट को बहुत जल्दी याद है, हाँ सर वो देखा था पिक्चर, फिल्म देखी थी वो एमनेजिया वाली। ठीक, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता था, भूल जाता था, पता नहीं क्या किया। ठीक, तो एमनेजिया से कोई लेना देना नहीं है। और चौथा हो गया सरकमवेंट। देखो भैया, ये वेन रूट पर बनने वाले वर्ड हैं। मैं 3-4 आपको लिखा देता हूँ बस, खाली। ठीक, 3-4 लिखा देता हूँ। तो साथियों ज़्यादा नहीं, 4 वर्ड ले लिया आपके लिए, फटाफट लिख दिया पहले से, ताकि समय बच जाए आपका, मेरा दोनों का। आपका मेन रूप से मैं लिखूंगा, फिर 2-3 मिनट लिखने में लग जाएगा। सरकमवेंट, वेंट का मतलब होता है एक्चुअली, ये जो इंग्लिश वाला वेंट, गो वेंट गॉन, वेंट का मतलब होता है वेन, आदान प्रदान, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, इधर से उधर से इधर चलना, मूवमेंट। तो सरकमवेंट, सर्कल का मतलब गोल गोल, वेन का मतलब चलना, चक्कर लगाना। ठीक, इससे बना नंबर 4 सरकमवेंशन, चक्कर लगाने की प्रक्रिया। TION का मतलब जाता है प्रक्रिया, यानी चक्कर लगाने की प्रक्रिया, यानी चक्कर। दूसरा वर्ड जाता है इंटरवीन। इंटर का मतलब बीच में, इंटरमीडिएट होता है 10th और ग्रेजुएशन के बीच में। तो इंटर का मतलब एंटर, बीच में घुसना, और वेन का मतलब चलना, बीच में चलना, इंटरप्ट करना, हस्तक्षेप करना या अड़ंगा लगाना, बीच में घुसना। और इसमें TION लगा के इसका नाउन बन गया इंटरवेंशन, बीच में चलने की प्रक्रिया, यानी इंटरप्शन, हस्तक्षेप, बाधा पैदा करने की प्रक्रिया। तो 4 इंपॉर्टेंट वर्ड। वैसे वेंटिलेटर ये सब भी इससे बनता है, ठीक, लेकिन वो कॉमन वर्ड्स हैं। तो ये रहा साथियों, हमारा आंसर आ गया, आंसर नंबर 1। आइए 36 से 40 पे वर्ड्स कुछ इंपॉर्टेंट होंगे तो देख लेंगे। ठीक, और अदरवाइज मिस पेरेंट है तो टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे। एब्रेविएट, एब्रीविएट में आपको पहले भी स्टेज में बता चुका हूँ। एब्रीविएट का मतलब छोटा करना, शॉर्ट। एकोमोडेट, एकोमोडेशन, आप हॉस्टल में आते हैं तो आपको एकोमोडेशन मिलता है। आप किसी कॉलेज में जाएंगे, कहीं ज्वाइन करेंगे तो आपको एकोमोडेशन मिलेंगे, यानी रेजिडेंस, रहने की जगह।
एडमिटेंस यानी एडमिट करना किसी को, और एग्रेसिव भी मैंने आपको इंडो चाइना वाले में लिखा रखा है, ठीक। ट्रीटी ऑफ नॉन एग्रेशन या कुछ है ना, एक था इंडो चाइना वाला, हमारा वीडियो पढ़ लेना, उसमें ये वर्ड भी आया है, ठीक है। सारे आपको ये वर्ड लगा रखे, उसकी वैल्यू समझे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर पढ़ना जिसका एग्जाम हो। एग्रेसर का मतलब है आक्रामक, आक्रमणकर्ता। वेलोसिटी वही होता है भैया जो आप वेलोसिटी जानते हैं, ठीक है। वेलोसिटी यानी गति से रिलेट कर लो, गति। अब हम लोग फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे हैं, गतिमान, गति, ठीक। विस्कोसिटी, विस्कस का मतलब हो गया कि भाई थोड़ा सा एक सेमी सॉलिड टाइप का, विस्कोसिटी, ठीक, सेमी सॉलिड टाइप का। वैसे इसको एक बार स्टार लगा के कंफर्म कर लेना और ज़रा क्लियर कर लेना, मुझे एग्जैक्टली इसका हिंदी वर्ड ध्यान नहीं आ रहा। वेरिएबिलिटी, वेरिएबल यानी बदलने वाला, ठीक। वेरी मैं आपको लंबा रूट लिखा चुका हूँ अगर आपको याद हो, वेरी VARI और VERY, ठीक। वेरी मैंने आपको 20-25 वर्ड लिखवा रखे हैं, ठीक। और वेजिटेरियन यानी पता ही होगा आपको, ठीक। तो गलत कौन सा है, अच्छा सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक ही बतानी है। 36 नंबर में गलत है, एग्रेसर के लास्ट में OR हो जाएगा। 37 में गलत है, विस्कोसिटी तो सही है भाई, वेलोसिटी भी सही है, विस्कोसिटी भी सही है, और वेरिएबिलिटी भी सही है, और वेजिटेरियन। चलो ठीक है, इसमें अभी मैं देख लेता हूँ, रिकन्फर्म कर लेता हूँ कोई गलती है कि नहीं, तो क्वेश्चन फिर इनवैलिड हो जाएगा। 38 ऑक्सिलरी, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, तो ऑक्सिलरी का मतलब एक्स्ट्रा, हेल्पिंग, मदद करने वाला, ठीक। जो मेन नहीं है, जो असिस्टेंट यानी सहायक। एसिडुअस इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मैं जरूर लिखना चाहूंगा आपके लिए। परिश्रमी कुछ ऐसे लिखते हैं, और इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, डिलीजेंट, लेबोरियस, ठीक, इंडस्ट्रियस। ये 3 तो लिखी लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं, ठीक। 4 हो गए, एसिडुअस, डिलीजेंट, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस। आगे बढ़ जाते हैं। स्पेलिंग तो ये सही है। अच्छा, ऑक्सिलरी की स्पेलिंग ओ हो 3-4 एल आ गए हो। ऑक्सिलरी में AUXILLARY हो जाएगा, ठीक। एफिडेविट तो वही होता है जो आप एफिडेविट, शपथ पत्र हिंदी में कहते हैं। और एफिलिएशन, ठीक, जुड़ाव। एफिलिएशन का मतलब जुड़ाव यानी किसी से जुड़ाव। बॉन्ड, BOND, बॉन्ड, ठीक। 39 का जो पहला वर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साथ है, इग्नोमिनियस यानी समझो अपमानजनक, इग्नोमिनियस, ठीक, अपमानजनक। इल्यूमिनेशन, ये रूट से किस दिन लिखाना है, ल्यूम, चमक, इल्यूमिनेशन यानी लाइट, चमक, है ना। दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ इल्यूमिनेशन, दिवाली फेस्टिवल है लाइट्स का, चमक का, ठीक। और गलती ये हो गई, इनइक्विटस, INI मैं लिख देता हूँ एक्चुअली, ये तो आप समझ नहीं पाएंगे इसको। इनइक्विटस, INIQUITS, ये स्पेलिंग होती है, और इसका मतलब जाता है भाई बहुत ही बुरा आदमी, विशियस, विकेड, क्रूक, ठीक, यानी बहुत ईविल, EVIL, ईविल, बहुत ही बुरा व्यक्ति, ठीक। इनइक्विटस, विशियस, विकेड, क्रूक, और इमीजिएटली यानी तुरंत, ठीक है। आंसर तीसरा आ गया। 40 परपेचुइटी, ओ, ठीक, ये आ गया परपेचुअल। ये वर्ड आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आप सुन लीजिए। परपेचुअल यानी एवरलास्टिंग, कभी ना खत्म होने, और अभी आया था लॉन्ग लास्टिंग, तो परपेचुअल हो गया, पर चारों ओर फैला हुआ, कभी ना खत्म होने वाला, हमेशा चलता रहने वाला, एवरलास्टिंग। और इसका वर्ब बन जाता है परपेचुइटी, ठीक, ये स्पेलिंग है ना, PRPTY, परपेचुइटी यानी अवस्था, ठीक, सदा बहारता, कभी ना खत्म होने की अवस्था, एवरलास्टिंग स्टेट, ठीक। आता है कभी कभी परपेचुअल, बहुत आता है, एडजेक्टिव कॉमन है।
प्रेफरेंशियल, ये वर्ड मैं कई बार आपको लिखा चुका हूँ, आगे भी लिखाता रहूँगा। पर प्रेफरेंस का मतलब किसी को पसंद करना, प्राथमिकता देने वाला, एल लगा है। प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर का मतलब पहले वाला, पिछला, प्रेडिसेसर, ठीक। ये दो होते हैं, देखिए मैं आपको लिख देता हूँ, स्पेलिंग सही है, CESS, उल्टा लिख दिया, CESSOR, प्रेडिसेसर, पिछला। और इसका एंटोनिम होता है साथियों सक्सेसर, यानी आने वाला, अगला। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। प्रेडिसेसर पिछला, हमसे पहले पूर्वाधिकारी, हमसे पहले जो इस पद पे था, और उत्तराधिकारी सक्सेसर। पूर्वाधिकारी हिंदी में सक्सेसर, हिंदी में पूर्वाधिकारी, उसका उल्टा उत्तराधिकारी, उत्तर बाद वाला। और परकसिव, एक्चुअली परकशन जो है वो है ये ड्रम साउंड, ठीक है। परकशन का मतलब जाता है, हम लोग म्यूजिक से, म्यूजिकल वर्ड है और इसका मीनिंग है तो परकशन इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया ड्रम, ढोलक, तबला, मृदंगम, बोंगो, कॉन्गो, ठीक है। यानी वो इंस्ट्रूमेंट जो दबा के डम 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 डम, ये वाले इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं हम लोग परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। तो परकशन नाउन हो गया और परकसिव उसका एडजेक्टिव हो गया, यानी ड्रम वाले, यानी बैंग बैंग आवाज वाले इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक। तो आंसर आ गया साहब। अच्छा सॉरी, प्रेडिसेसर की स्पेलिंग गलत होगी, ओहो, ये होगी जो मैंने लिखी, ये होगी प्रेडिसेसर, SSOR। पर इसको भी कंफर्म कर लेना भाई, मुझे थोड़ा डाउट हो गया अब, लेकिन OR तो क्लियर है लास्ट में, ठीक। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 40। आइए साथियों 41 से 45 क्लोज टेस्ट कर लेते हैं। समय कितना हो गया है, अरे बाप रे, काफ़ी लंबा समय हो गया साथियों, जल्दी से करते हैं। अ मैन्स फर्स्ट ड्यूटी इज टू नो हिज बिजनेस, ठीक है। अ मैन्स फर्स्ट ड्यूटी, एक व्यक्ति की पहला कर्तव्य, इज है, होता है, टू नो जानना, ठीक। हिज बिजनेस, किसी व्यक्ति का पहला कर्तव्य है उसके बिजनेस को जानना। एंड को अंडरलाइन किया जाए, दूसरी बात जोड़ रहा हूं, एंड एक्ट, और कार्य करना। देखिए डबल इन्फिनेटिव चल रहा है, टू नो एंड टू एक्ट, टू नहीं लगाया गया, टू जानना, ठीक, टू नो हिज बिजनेस, अपने बिजनेस को जानना, एंड एक्ट डैश एंड फेथफुली। अच्छा 41 पे भी एक एडवर्ब चाहिए, एंड फेथफुली को अंडरलाइन करो, डबल एडवर्ब है जिसपे एंड फेथफुली लगा हुआ है, यानी सेकंड वर्ड भी पॉजिटिव है, फेथफुली के नीचे प्लस लगा दो तो क्लियर है पहले वाला भी प्लस ही होगा। तो दो कट गए, एक्ट लिखा है तो दादा एक्टिवली कैसे आ जाएगा चौथा, ये तो रिडंडेंसी हो गई, एक ही बात, एक्ट एक्टिवली, एक्ट करना एक्ट के साथ, ठीक। चौथा कट गया, एक्ट को अंडरलाइन कर दिया, एक्ट की वजह से एक्टिवली कट गया, और वहां पे एक पॉजिटिव चाहिए क्योंकि एंड फेथफुली पॉजिटिव एडवर्ब आ रहा है एंड लगा के, तो उसके पहले भी एडवर्ब पॉजिटिव होगा तो क्लियर है दूसरा भी कट गया, क्योंकि सस्पिशियसली का मतलब शक के साथ, संदेह के साथ। दो कट गया, चार कट गया, बचता है पहला और तीसरा। तो भैया इन हिज ओन स्फेयर का मतलब है अपना क्षेत्र, एरिया। तो कहता भाई एक व्यक्ति की पहली ड्यूटी है कि अपने बिजनेस को जानना और बड़ी ही वफादारी और डैश के साथ अपने ही क्षेत्र में काम करना। अब बताइए ऑनेस्टली काम करना या स्मार्टली काम करना। भैया ये स्मार्ट वर्क तो आज नया टर्म आ रखा है, जो पुराना टर्म है, जो अच्छा काम का जो टर्म होता है वो ऑनेस्ट, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ कार्य करना। आंसर आ गया, आंसर नंबर 1। ठीक है साथियों, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये पहली लाइन को ध्यान में रख के तभी आगे बढ़ते हैं। पहली लाइन में ये लिखा था कि किसी व्यक्ति का कार्य होता है कि वो अपने बिजनेस को समझे और पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ अपने क्षेत्र में कार्य करे। मैनी ए गुड इंटेंशनड पर्सन, मैनी ए के बाद में सिंगुलर नाउन आता है। देखिए पर्सन सिंगुलर नाउन आ गया, बीच में डबल एडजेक्टिव चल रहा है। बहुत सारे अच्छे इरादों वाले, इंटेंशन का मतलब अच्छे इरादों वाले पर्सन व्यक्ति अननोइंगली, नोइंगली का मतलब है जानते हुए, अननोइंगली का मतलब अनजाने में, अनजाने में वेस्ट आ गया ना, ठीक। नाउन भी, वर्ब भी सिंगुलर आ गया देखिए, क्योंकि मैनी ए प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। वेस्ट मच ऑफ हिज एनर्जी, ओ यहां से नेगेटिव हो गया,
कई व्यक्ति बगैर जाने समझे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, कॉमा एनर्जी, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। एंड डैश सेंसिबिलिटी 42 एंड प्रैक्टिकल सेंसिबिलिटी, सेंसलेस सेंसिबिलिटी, सेंसिबिलिटी भी लिखा है और सेंसलेस भी आ रहा है, ये तो कट गया, दूसरा कट जाएगा। और चौथा कहता है इररेजिस्टिबल, जिसका हम विरोध नहीं कर सकते। अब यहाँ विरोध की तो कोई बात हो नहीं रही है, दो आंसर बचते हैं साथियों, प्रैक्टिकल सेंसिबिलिटी और इमोशनल सेंसिबिलिटी। क्या चीज़ वो अपनी खो देता है, आगे देखते हैं। इन आइडियोलॉजिकल एंड पैसिव सिंपैथी फॉर मैनी सॉर्ट्स ऑफ ह्यूमंस। अच्छा, बहुत सारे अच्छे इरादों वाले व्यक्ति अननोइंगली, बगैर जाने अनजाने में वेस्ट मच ऑफ हिज टाइम, अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं, एनर्जी बर्बाद कर देते हैं, ठीक। एंड डैश सेंसिबिलिटी, तो वो कैसी सेंसिबिलिटी होगी, प्रैक्टिकल सेंसिबिलिटी होगी या इमोशनल हो रहा है वो। अगर वो अपना समय बर्बाद कर रहा है चीज़ों में तो वो प्रैक्टिकल है या इमोशनल है। सीधी बात है, प्रैक्टिकल होगा तो वो समय बर्बाद नहीं करेगा, वो सोचेगा यहाँ मुझे फ़ायदा नहीं है, मैं इस समय को वेस्ट नहीं करूँगा। इमोशनल होकर के आदमी कई बार अपना समय वेस्ट कर देता है उन चीज़ों से जिससे उसको फ़ायदा हो सकता है उतना ना हो, ठीक है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक। हाँ, एंड प्रैक्टिकल सेंसिबिलिटी इन आइडियोलॉजिकल, देखा, आदर्शवादी। एंड पैसिव सिंपैथी, इनडायरेक्ट सिंपैथी, सहानुभूति फॉर मैनी सॉर्ट्स ऑफ, अब ज़्यादा लैंग्वेज पे नहीं आएंगे, ग्रामर पकड़ते हैं। फॉर प्रेपोजिशन आ गया, मैनी सॉर्ट्स, कई प्रकार के, ह्यूमन डैश, मानवीय डैश, विच, जो, विच के नीचे जो लिख दो, जो ही कैन नाइदर रिमूव, जिनको न वो हटा सकता है, नॉर एलिविएट, न वो कम कर सकता है। तो भैया वो कौन सी चीज़ होगी जिसको हटाने या कम करने की बात हो रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। 43 पे अगर वो चीज़ पॉजिटिव होती तो वो उसको क्यों हटा रहा होता, इसका मतलब ये कोई नेगेटिव है, चीज़ है जिसको वो ना हटा सकता है और ना कम कर सकता है। तो भाई साहब मानवीय कार्य, भाई कोई भी मानवीय कार्य को नहीं हटाएगा, 3 पॉजिटिव आ गए, 1 2 3, मानवीय कार्य, मानवीय आवश्यकताएं और मानवीय ज़रूरतों को, भैया इच्छाओं को हटाने का कोई मतलब नहीं होगा। एक ही चीज़ को हमको हटाने की ज़रूरत पड़ सकती है, वो है आंसर नंबर 4, ह्यूमन सफरिंग, मानवीय कष्ट, जिनको वो मानवीय कष्ट जिनको वो हटाने की कोशिश न तो वो हटा सकता है और न ही वो उसको कम कर सकता है। तो ये कहना चाह रहा है, एक्चुअली जल्दी से पढ़ देता हूँ, कि कई अच्छे इरादों वाले व्यक्ति अनजाने में अपनी बहुत सारा समय, एनर्जी और अपना इमोशनल सेंसिबिलिटी, अपने भावनाओं को वेस्ट कर देते हैं आइडियोलॉजिकल सिंपैथी में, यानी भले आदर्शवादी उनकी सहानुभूति होती है, ठीक, मानवीय कष्टों के प्रति, जिसको न तो वो कम कर सकता है न वो ख़त्म कर सकता है, और वो अपना समय उसमें बर्बाद करता चला जाता है, लेकिन वो अन्य व्यक्तियों के कष्टों को कम नहीं कर पाता। जो उसने लिखा वो बता रहा हूँ मैं, ठीक। दिस काइंड ऑफ सिंपैथी, देखिए इसको अंडरलाइन करो, मैंने बताया क्लोज टेस्ट में हमेशा पिछली लाइन याद रखो, इसलिए मैंने लाइन रिपीट की फिर से। इस प्रकार की सिंपैथी, ये जो अभी हुई जिसमें उसने सिंपैथी दिखाई, समय बर्बाद किया, लेकिन समाधान नहीं निकला। दिस काइंड ऑफ सिंपैथी इज नॉट ओनली यूजलेस, देखा नेगेटिव आ गया, न केवल यूजलेस है यानी इसका कोई यूज, इस्तेमाल अनुपयोगी है, बट डैश, एक और है, लेकिन बल, ठीक, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली को अंडरलाइन करो, न केवल यूजलेस है, ऑल्सो नहीं आया है इसमें, लास्ट में 2 लिख दिया उसने, देखिए एंड में चला गया ना, तो एंड में उसने देखिए 2 लिख दिया, वही रूल जो हमने अभी पढ़ा था, बट ऑल्सो और 2 वाला वही लग गया। ऑल्सो होता तो वहीं पे लिखा जाता, 2 आ गया तो वो एंड में चला गया। हालांकि रूल नॉट ओनली बट ऑल्सो का है, लेकिन हम उस पर नहीं आ रहे अभी। न केवल यूजलेस है बल्कि डैश एंड मीनिंगलेस टू, यानी 3 नेगेटिव आ गए, यूजलेस भी है, न केवल यूजलेस है, मीनिंगलेस भी है और डैश भी है। 44 पे एक और लेस आ जाएगा, एक और लेस आना चाहिए, देखिए वो तो चौथा ही है, थॉटलेस। तो मीनिंग यूजलेस है यानी अर्थहीन, यानी आपका अनुपयोगी है, थॉटलेस है यानी उसका कोई विचार नहीं है, थॉटलेस यानी इलॉजिकल है, एंड मीनिंगलेस और निरर्थक है। तो सबसे अच्छा आंसर आ गया आंसर नंबर 4, बल्कि पहला तो सेकंड थर्ड तो कट ही जाएगा, थॉटफुल, ठीक, उपयोगी है। अनप्रोडक्टिव का मतलब है अनुत्पादक है, तो उत्पादन की तो यहाँ कोई बात नहीं हो रही है। और अनइमेजिनरी का मतलब हो गया अकाल्पनिक, कल्पना की भी बात नहीं हो रही, जो बातें सब प्रैक्टिकल हो रही हैं कि ये करना बेकार है हर तरह से। हैबिचुअल इंडल्जेंस इन दिस काइंड ऑफ सिंपैथी, देखिए फिर वही आ गई बात,
थोड़ा जल्दी कराना हो, समय होता तो 10 मिनट का टाइम और देता, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा और बैटरी भी चली जाएगी और उसके अलावा फिर वो आपका समय भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हैबिचुअल इंटेलिजेंस यानी हैबिचुअल, ये आदत की तरह हम जो इंडल्ज लिप्त हो जाते हैं, ठीक है, आदतन लिप्त होना। हैबिचुअल इंटेलिजेंस का मतलब हो गया आदतन लिप्तता, आदतन संलिप्तता इन दिस काइंड ऑफ सिम्पैथी, यही जो यूजलेस, थॉटलेस और क्या थी, मीनिंगलेस थी। इन दिस काइंड ऑफ, इस प्रकार की सिम्पैथी इज डैश, प्लस होगी कि माइनस होगी, नेगेटिव ही होगा, ठीक। संलिप्तता, इस प्रकार की अर्थहीन संलिप्तता जो है बेकार की, इज डैश एंड कावर्डली, और कावर्डली का मतलब तो हो गया और ये कायरतापूर्ण है। तो एंड कावर्डली ऑलरेडी एक नेगेटिव हो गया, तो क्लियर है उसके पहले भी एक नेगेटिव हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्या आ सकता है। इन एविडेंट का मतलब है अस्पष्ट, अभी मैंने आपको लिखवाया था। एविडेंट का मतलब स्पष्ट, क्लियर। इन एविडेंट का मतलब अस्पष्ट, कोई लेना देना नहीं है। इम्बेसाइल का मतलब हो गया मूर्खता, हो सकता है, ठीक। अनडिजायरेबल, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, हो सकता है। और चौथा हो गया हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, ठीक। इससे कोई लेना देना नहीं है। दो आंसर हो सकते हैं, दो नेगेटिव वर्ड है ज़्यादा। इम्बेसाइल यानी ये मूर्खता है, एंड तीसरा आ गया हमारा अनडिजायरेबल यानी क्या बोलते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामर पे निकलेगा, क्योंकि कावर्डली में एल वाई ज़रूर लगता है, लेकिन ये एडजेक्टिव होता है। लिखो उस नीचे एडजेक्टिव, और एंड के पहले जाहिर सी बात है इसका मतलब 45 पे भी हमको एक डबल एडजेक्टिव चाहिए। इज़ सिंपैथी, इज़ यह सिंपैथी होती है डैश एंड एडजेक्टिव, पहला एडजेक्टिव एंड फिर दूसरा एडजेक्टिव। और इम्बेसाइल जो है वो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन, ठीक, यानी मूर्ख व्यक्ति, ठीक। तो एडजेक्टिव बचा आंसर नंबर 3, अनडिजायरेबल, एबल उसके लास्ट में आ रहा तो एडजेक्टिव है। तो कह रहा है इस प्रकार आदतन संलिप्तता, इस प्रकार की सहानुभूतिपूर्ण, वो अनडिजायरेबल यानी वो अवांछनीय है, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, एंड कावर्डली, और वो कायरतापूर्ण है। अब वो क्या कहना चाह रहा है उसकी बात है। बहरहाल आंसर आ गया आंसर नंबर 3। और जल्दी से साथियों 46 से 50 कर लेते हैं छुट्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, दोनों पैराग्राफ पढ़ के आंसर निकल गया होगा आपका आंसर नंबर 4। इट डज नॉट रिलेट टू एन इंडिविजुअल, जबकि दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि इट रिलेट्स टू ग्रुप, इंडिविजुअल, ये सबको रिलेट करता है, ठीक। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्लस्टर ऑफ सॉफ्ट स्किल को अंडरलाइन करो। इसका आंसर कहाँ ढूंढोगे, मैंने हमेशा बताया पैसे में क्या पकड़ो, टिपिकल वर्ड्स, ठीक। आप अंडरलाइन करेंगे क्लस्टर ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, पकड़ो और देखो क्लस्टर ऑफ सॉफ्ट स्किल्स के बारे में क्या लिखा है, ठीक। क्लस्टर ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, ये देखिए सेकेंड पैसेज की तीसरी लाइन में आ गया, ठीक। और फिर आप उसमें ढूंढेंगे तो आपको आ जाएगा आंसर नंबर पेसिमिज्म। उसने लिखा है ऑप्टिमिज्म और यहाँ लिखा है पेसिमिज्म, सीधा सीधा री स्टेटमेंट है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं आ रहा हूँ। 48 व्हाट ऑल स्किल्स एन एस्पायरिंग सीकिंग अ जॉब शुड पजेस टू बिल्ड हिज करियर। अंडरलाइन करेंगे सीकिंग अ जॉब, तो जॉब वाली बात उसी के आगे लिखी है, फॉर एस्पिरेंट सीकिंग जॉब, ठीक। और आंसर आ गया आंसर नंबर 4, ऑल ऑफ दिस। सेकेंड पैसेज की चौथी लाइन में लिखा हुआ फॉर सीकिंग जॉब्स। वर्ड पकड़ना है हमको कैच करना है वो चीज़ जो थोड़ा अलग है, जो पकड़ के हमको मिल जाएगी। नंबर 49 सूटेबल टाइटल बताना है, जो लिखा है बिल्कुल सही है, योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्योंकि वो यही बोल रहा है। और 50 कौन सा इनकरेक्ट है साथियों, सॉफ्ट स्किल्स आर जस्ट कन्फाइंड टू एन इंडिविजुअल्स, ठीक। और जबकि ऊपर सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है सॉफ्ट स्किल्स एनकम्पास एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ये हर चीज़ से रिलेटेड है और हर व्यक्ति से रिलेटेड है, दैट रिलेट टू ग्रुप, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड है, ठीक है। तो इस प्रकार साथियों ये 50 क्वेश्चन हो जाते हैं हम लोग के एसटी नंबर 8 के, और उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ फ़ायदा इसमें हुआ होगा, वोकैब के हिसाब से भी, ग्रामर के हिसाब से भी। बस इसी तरह आप तैयारी करते रहिए, हम भी यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, अगले एसटी में मिलते हैं।